तो इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जर्नल का जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं और सारी जर्नल एंट्रीज भी हमने करी थी। अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सारे ही वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। आज हम लेजर स्टार्ट करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लेजर ख़त्म हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमने सभी जगहों के जो सोर्सेज हैं, जैसे ICAI मॉड्यूल हो गया, NCERT हो गया, और एक कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक जिसकी बात करते हैं DK गोयल, TS ग्रेवाल या SC शर्मा, उनको कंपाइल करके बिल्कुल आपके सामने लाए हैं। हमने कोशिश करी है कि इस वीडियो के बाहर कुछ ना जाए, और ऐसा होगा भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएं और लिखकर सारी की सारी चीज़ें बनाएं जिस तरीके से हम बना रहे हैं। और इसके बाद आपको जस्ट इसी के बाद एक और क्लास देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। अभी तक थोड़ा सा हमारे एडिटर जो वीडियोस को एडिट करते हैं उनके अनअवेलेबिलिटी की वजह से इस बीच ये वीडियोस नहीं देखने को मिले, लेकिन आज से आपको दो वीडियोस रेगुलर बिल्कुल हर टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। लेजर की बात आज हम कर रहे हैं। तो देखिए, लेजर की बात अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेता हूँ। लेजर को ना, अगर मैं लेजर की बात करूँ तो इसे बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। पहला इसका एक और नाम है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता था, इसे कहा जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। और बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री के साथ साथ अब इसे प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हैं। एक बहुत प्रचलित सवाल जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ADO में भी पूछा गया कि इसे क्या कहा जाता है, और प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। उसे प्राइम एंट्री बुक कहा जाता था, याद होगा आपको ना, जर्नल को प्राइम एंट्री बुक कहते थे, हम सब ने पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात रखने के बाद अब मैं आपको इस पूरे के पूरे वीडियो का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा आगे पीछे करके ये तमाम चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कैसे कैसे होता है। तो लेजर जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स। मैं मानता हूँ कि लेजर बनाने वहाँ नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन पढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्टार्टिंग में डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो मैं जो कहानी आपके सामने शुरू करूँगा वो यहीं से शुरू करूँगा, हाउ टू प्रिपेयर लेजर। जैसे ही हम लेजर बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से जम के सवाल आएंगे वो है बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग द लेजर्स, कि लेजर्स को बैलेंस या क्लोज कैसे करते हैं, इस पे हम बात करना स्टार्ट करेंगे। जब हमारे दोनों के दोनों टॉपिक अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम उसी तरफ आपकी तरफ आ जाएंगे कि लेजर क्या होते हैं, इसे भी बात कर लेंगे। डेफिनेशन की बात मतलब लास्ट में होगी। जब अब लेजर की बात आपको समझ आ जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेजर बनाने की क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब एडवांटेजेस, और आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेजर, कि एक लेजर बना के आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे लास्ट में जो होगा डिस्टिंक्शन। हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हमने जर्नल कहा था, ओरिजिनल एंट्री वर्सेस लेजर। तो इतनी कहानी पढ़ने वाले हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये दोनों पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने जाएंगे, जो कि मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा। अच्छा, लास्ट में पढ़ाने की कहानी की अगर बात करोगे, ये लास्ट में क्यों पढ़ा जा रहा है, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप लेजर बनाना थोड़ा सा सीख जाएंगे, उसकी बैलेंसिंग के बारे में सीख जाएंगे, तो आप इनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, इसीलिए मैं इनको लास्ट में ही पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब मैंने स्टैटिस्टिक्स भी शुरू कर रखी है तो पहले हमने लास्ट के चैप्टर कोरिलेशन पढ़ा है वहाँ पे, उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर चल रहा है। बाद में आके मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि अगर आप अंदर की चीज़ें समझ जाओगे तो शुरुआत का पोर्शन हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, फिर आगे को बढ़ाते हैं एक एक करके। पहले आपको लेजर बनाना सिखा देते हैं दो चार, और हर एक बंदा अपनी नोटबुक उठाएगा, अच्छे से लिखेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी हमारी क्लासेस लेंदी रहती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हुए चलें उस चैप्टर के। तो देखिए सामने इन्वॉल्व, देखो
अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट आपको ऐसे ही बोल देता हूँ और वो स्टेटमेंट काम का है, ठीक है। खाली मैं वो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, वो लिखा हुआ आपको लास्ट में मिलेगा, एक समझ बन जाए। देखो, लेजर एक बुक का नाम है। ये जैसे मान लेते हैं बुक है लेजर, बाहर से लिखा होगा इसमें लेजर। इसके अंदर आप बहुत सारे अकाउंट्स बनाएंगे। इस लेजर को जब आप खोलेंगे ऐसे करके, तो मान लेते हैं ये मैंने एक पेज इसका खोला, तो आप ऐसा करोगे कि इस पेज के ऊपर इस अकाउंट का टाइटल लिखोगे। जैसे मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, लेजर एक बुक है, इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखा कैश अकाउंट, और उसके बाद एक पेज में एक ही अकाउंट बनाया जाएगा। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसे लिखूंगा भी, कि लेजर की बुक में एक पेज में एक ही अकाउंट बनाया जाता है। आप बोलोगे अगर कोई अकाउंट एक पेज से ज़्यादा में बन रहा है तो ठीक है, एक इस पेज में बन रहा है, एक इस पेज में बन रहा है, 2 पेज में बन रहा है, तो 2 पेजों में एक ही अकाउंट बनेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके आधे से कहीं दूसरा अकाउंट शुरू हो जाए। या एक अकाउंट 10 पेज में बन रहा है तो पूरे 10 पेज में बनाओ, लेकिन उन पेजेस में किसी और अकाउंट को मेंशन मत करो। मतलब अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं इस बात को, तो लेजर की बुक में एक पेज में एक ही अकाउंट देखने को मिलेगा, इस पेज में एक ही अकाउंट देखने को मिलेगा, इस पेज में एक ही अकाउंट देखने को मिलेगा। तो मैंने अपनी बात ये रख दी, अभी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या कहा कि लेजर एक बुक का नाम है, उसके अंदर हम डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। सभी मतलब इसमें जितने अकाउंट है, जितने अकाउंट इसमें खुले हुए हैं, वो सभी लेजर में बनेंगे, और एक पेज में लगभग एक ही अकाउंट बनता है। एग्जाम्स में तो हम क्या करते हैं कि एक पेज में कितने भी अकाउंट बना लेते हैं। रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी थोड़ी देर में मैं बात इस पे करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। तो एक अकाउंट में सबसे पहले कैश, देखो जितने भी अकाउंट यहाँ जनरल में आपने खोले, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, परचेस, विशाल, मोहन गारमेंट्स, सभी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक अकाउंट के साथ। तो सबसे पहला जो अकाउंट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कैश अकाउंट। फॉर्मेट की बात भी अभी यहीं पे कर लूँगा कि फॉर्मेट कैसा होता है इसका, तो यहीं पे वो भी बात कर लेंगे। JF पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा इसे कहेंगे हम जर्नल फोलियो, JF। ये डेबिट साइड है और ये आपके लेजर की क्रेडिट साइड। अब सुनिए, ध्यान से देखना। हमने उस लेजर की बुक में, जो पूरी लेजर की बुक है, उसमें एक अकाउंट बनाना शुरू करा। इस अकाउंट के फॉर्मेट की बात मैं कर लूं तो आप देखिए इसमें दो साइड होती हैं। एक साइड ये रही जिसे कहते हैं डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये डेबिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ऐसे ही आइडेंटिकल एक और उस जगह है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, उसे कहते थे क्रेडिट साइड। सभी जानते होंगे इसे कहते हैं डेबिट साइड, इसे कहते हैं क्रेडिट साइड। ये लेजर एक बुक का नाम होता है, एक बड़ी सी नोटबुक होगी, उसका नाम कहते हैं लेजर। उसके अंदर हम एक अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, इसे कहते हैं टाइटल ऑफ द अकाउंट। ऊपर क्या लिखा जाता है? टाइटल ऑफ द अकाउंट। जो आप अकाउंट बना रहे हैं उसका टाइटल लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? जनरल फोलियो पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा देता हूं। स्टार्ट करते हैं यहां से। कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश की ही बातें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को सबको समझनी होगी कि कैश की बातें हम कैसे कर रहे हैं करके। देखो 2017 और बात चल रही है अप्रैल के महीने की। अप्रैल लिखा है वहां पे, अप्रैल। कोई दिक्कत किसी को? स्टार्ट करें। तो कैश कहां दिखा? सबसे पहले आपको कैश दिखा 2 लाख। देखो एक रूल है बड़ा आसान सा, जर्नल में कैश अकाउंट आज डेबिट हुआ है 2 लाख से। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, जर्नल बनाते समय कैश अकाउंट 2 लाख से डेबिट हुआ है। तो रूल ये कहता है कि अगर जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी कैश अकाउंट डेबिट ही होगा 2 लाख से। ये लो, जो चीज जर्नल में डेबिट है, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट है, वो लेजर में भी क्या होगा? कैश जर्नल में डेबिट है तो कैश लेजर में भी क्या होगा? बस नाम दूसरी साइड वाले आएगा। नाम किसका आएगा? कैपिटल का। 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट करके यहां आप लिखोगे 2 लाख रुपए। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, गलत मत समझना। ऐसा मत समझना कि आपने यहां कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, बिल्कुल गलत। यहां जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका नाम क्या है? ये कैश अकाउंट बन रही है और कैश अकाउंट की डेबिट साइड है। तो अगर आपने 2 लाख रुपए लिखा ना, तो कैश अकाउंट को 2 लाख रुपए से डेबिट किया है यहां। ये तो फॉर रेफरेंस खाली कैपिटल का नाम, ये डेबिट नहीं हुआ है। ये कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट ही डेबिट हुआ है। तो कैसे बनाते हैं लेजर? बड़ा आसान सा है।
कि अगर कोई अकाउंट जर्नल में डेबिट है तो वो लेजर में भी क्या होगा, आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद कैश का नाम यहाँ दिख रहा है, देखो कैश अब की बार क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो मैं कैश अकाउंट को ही क्रेडिट करूंगा 20,000 से। देखो ये 20,000 लिखने का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बस नाम किसका लिखेंगे, दूसरी साइड वाले का। कैश यहाँ था तो दूसरी साइड कौन है, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट। इस साइड 2 लिखते हैं और इस साइड बाई लिखते हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं, देखो एक फिर से आपको यहाँ पे कैश देखने को मिल रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रखा है, ये अकाउंट ही तो ओपन करा कैश का, क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ भी आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने हजार रुपए से, 50,000 रुपए से। नाम बस दूसरी साइड वाले का आएगा, किसका नाम आएगा, बाई परचेज अकाउंट। फिर आगे बढ़ाते हैं हम, 8 तारीख को देखिए कोई कैश नहीं है, 10 को कैश नहीं है, 14 को फिर से कैश आ गया, 19,000 दिख रहा है, डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है 19,000 से, तो इस 14,000 को अब फिर से कैश अकाउंट को यहां भी क्रेडिट करेंगे 19,000 से, बस नाम दूसरी साइड वाले का आएगा। देखो ये क्रेडिट है, क्रेडिट में एक और चीज है, क्रेडिट साइड वाले का नहीं, नाम दूसरी साइड डेबिट वाले का आएगा। तो कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं वो भी सीख लो। नाम किसका आ जाएगा, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। अगर वीडियो में कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तो इसको जूम करके देख लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से पढ़ाई जरूर करना। 15th यहां पर आपको दिख रहा है कैश अकाउंट, अब की बार कैश अकाउंट डेबिट है कितने हजार से, तो कैश अकाउंट को मैं यहां फिर से डेबिट करूंगा 15 तारीख को ना, 15 तारीख को डेबिट करना है, यहां से मतलब नहीं है। कितने हजार से डेबिट करना है कैश अकाउंट को, 40,000 से डेबिट करना है। नाम किसका आएगा, टू सेल्स अकाउंट का नाम आ जाएगा, नाम दूसरी साइड वाले का आता है, यहां तो कैश है ही नहीं, यहां फिर से कैश है, देखो 10,000 से क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट, तो 20 तारीख को क्रेडिट हुआ है, लेकिन नाम किसका आएगा, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने हजार से क्रेडिट हो रखा है, ये रहा 10,000 रुपए से क्रेडिट है। तो रूल आप एक लेजर बनाना सीख गए, अब आप इसके बाद अगर आप चाहो तो घर में सारे के सारे लेजर्स बना सकते हो, समझ बनेगी कि लेजर कैसे बनते हैं। कल के दिन लेजर आपको देखना तो कम से कम आएगा, आप कल के दिन सीए बन जाओ तब भी लेजर ऐसे ही बनेंगे। दुनिया में लेजर जनरल से ऐसे ही बनता है, जो जनरल में डेबिट है वो लेजर में भी बस नाम दूसरे साइड वाले का आएगा। फिर कैश, अब की बार कैश डेबिट है 8,850 रुपए से, है नहीं है, तो 8,850 रुपए से मैंने कैश को डेबिट कर दिया, और ये 22 तारीख की बात है, बस नाम कैश के साथ जो है उसका नहीं आएगा डेबिट में, जो क्रेडिट में है उसका नाम आएगा, उसका नाम है टू हीरो लिमिटेड। आगे बढ़ाते हैं, फिर से कैश 12,000 रुपए आपको डेबिट देखने को मिल रहा है, 12,000 रुपए से कैश फिर से डेबिट होगा, लेकिन नाम आएगा दूसरी साइड वाले का, टू सेल्स अकाउंट, और ये तारीख होगी 25 तारीख। उसके बाद जब मैं आगे को बढ़ाऊंगा तो कैश यहाँ नहीं है, इसमें कैश है 6,000 रुपए है ना क्रेडिट, तो इस 30 तारीख को आपको फिर से एक अमाउंट देखने को मिल रहा है, कैश क्रेडिट में है लेकिन नाम किसका आएगा, ये देखो ये कमाल का पॉइंट है, कैश क्रेडिट में 6,000 लेकिन इसके बदले डेबिट में कितने नाम है, तो दोनों ही नाम आपको लिखने पड़ेंगे, बाई रेंट अकाउंट और बाई। अच्छा अब मैं आपको क्या बोल रहा था, देखो पहले मैं बोलता था कैश वाला अमाउंट आता है, कैश का कितना अमाउंट है, याद रखना कहीं भी, जैसे ये था कैश, ये 7,800 था, दूसरे वाले का अगर बात करूं तो मोहन गारमेंट 8,000 था, लेकिन मैंने कैश को 7,800 से क्रेडिट किया होगा, जहां भी किया होगा देख रहे हैं आपको, ये 21 तारीख को 7,800 से क्रेडिट, ये तो भूल ही गए शायद हम, रह गया ना ये, तो 21 तारीख वाले को लिख दें यहाँ पे, 21 वाले को हमको कैश को क्रेडिट करना हम भूल गए, 21, ये देखो फिर से ये रहा 21 तारीख, 21 तारीख को आपने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया, कितने से 70, तो 21 तारीख को आप 7,800 से कैश को क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, बाई मोहन गारमेंट्स, बस नाम दूसरी साइड वाले का आता है, कैश के आगे का अमाउंट तो इतना आएगा। ये 8850 लिखा नहीं लिखा, लिखा, ये 12,000 लिखा नहीं लिखा, लिखा, बस एक ये भूल गए, एक लास्ट वाला देख लेते हैं 30 तारीख वाला, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही करेंगे, बस नाम किसका आएगा, रेंट, और बाई रेंट अकाउंट आ जाएगा, और बाई सैलरीज अकाउंट भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कैश को क्रेडिट किया, कैश का अगर अमाउंट लिखूं तो दो नाम आ गए, किस में लिखूं, तो इसलिए ऐसे केस में आपको अमाउंट यही लिखने पड़ेंगे, 2 और 2,000, ये 4,000 ये। अब आप देखो कैश कितने से क्रेडिट हुआ था, और यहां भी कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 4 और 2,
6 से ही होगा। तो इस तरीके से लिखते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर कोई अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ है तो वो लेजर में भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। अगर कोई अकाउंट जनरल में क्रेडिट हुआ है तो वो लेजर में भी बस नाम दूसरे साइड वाले का आएगा। यही तरीका है लेजर्स को बनाने का। एक बार इसे क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देखो डबल लाइन से नीचे से क्लोज करेंगे, करके देखें। देखो सम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत भी हो जाएगी तो आप लोग देख लेना। 2,40,000, 2,60,850, ये वाली साइड मुझे 2,60,850 देखने को मिल रही है। इस वाली साइड की अगर बात करोगे 50, 70, 89, 99, 1,06,000, 1,08,000, 1,12,800, ये वाली साइड देखने को मिल रही है 1,12,000। कौन सी साइड बड़ी है दोनों में से? ये 2,60,850 इधर भी लिखेंगे और 2,60,800 ये आपने पढ़ रखा है। क्लोजिंग कैसे करते हैं, बड़ी वाली को दोनों साइड लिख देते हैं। अब यहाँ लास्ट दिन, अप्रैल का लास्ट 30 दिन ही होता है, उस दिन हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर होता है। कैसे निकलता है, इस 2,60 जो वाली साइड बड़ी थी उसमें से छोटी वाली साइड को माइनस कर देंगे, 1,12,800 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर 1,12,800 को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 12, 8, 20, 48, तो 1,48,050 रुपये हमको देखने को मिलेगा बैलेंस। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको लेजर कैसे बनाते हैं वो सिखा पाया। एक लेजर आपके लिए और बना दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब यहाँ पर 2-4 बातें कर लेते हैं इसको लेकर। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ से मैं थोड़ी बहुत थ्योरी अपनी तरफ को खींच रहा हूँ और इसको बहुत अच्छे से आप देखना। कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा भी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो क्या है, आपको चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो इसको मैंने बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस CD भी हो गया, आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो दिखा ना, इसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसे क्या कहा करते हैं? ये दिख कौन सी साइड रहा है? अगर किसी लेजर का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा तो लेकिन ये जो बैलेंस होता है ना, इसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी लेजर को आपने देखा और दिख रहा है कि बैलेंस इधर बचा, बैलेंसिंग फिगर इधर बचा है, तो ये वाली साइड का बैलेंस नहीं, ये वाली साइड का बैलेंस है। अगर इस साइड दिखेगा बैलेंसिंग फिगर तो वो कहेंगे डेबिट बैलेंस। फॉर रेफरेंस लिख भी लेना, अगर इस साइड का भी टू बैलेंस शीट दिखेगा तो उसे कौन सा बैलेंस कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस। ये क्यों डेबिट बैलेंस है मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपने देखा ये वाली साइड बड़ी थी, ये वाली साइड, क्या इस बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस करके आया? इसका डेबिट बैलेंस का मतलब कि डेबिट की साइड बड़ी थी भैया, इसलिए यहां बैलेंस बचा है। क्या डेबिट बैलेंस का मतलब समझे? डेबिट बैलेंस का मतलब कि ये वाली साइड बड़ी थी, किससे? इससे। डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए कौन सा बैलेंस बचा? और इतने अमाउंट से बड़ी थी डेबिट, देखा नहीं आपने, इसमें से इसको माइनस किया तभी तो इतना आया। तो डेबिट बैलेंस का मतलब कि डेबिट साइड लेजर का बड़ा था और इतने अमाउंट से ज्यादा बड़ा था। आ रहा है? इसका मतलब डेबिट साइड इतने से, तो डेबिट, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो उस साइड बैलेंस बचता हुआ दिखेगा, लेकिन वो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है तो डेबिट बैलेंस होगा। जस्ट इसका वाइस वर्सा भी होगा। अगर ये वाली साइड किसी लेजर की बड़ी हो जाएगी तो बैलेंस इधर नहीं बचेगा और वो इस वाली साइड का बैलेंस होगा। ये वाली साइड बड़ी, इस वाली साइड का बैलेंस होगा, तो इधर वाले को कौन सा बैलेंस कहेंगे? उल्टा होता है। समझ आ गया? क्रेडिट में देखने को मिल रहा है तो ये डेबिट बैलेंस होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं इतना समझा पाया। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले फिर मैं कुछ बातें कर लेता हूं। एक बात तो मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि लेजर एक बुक का नाम है और उसके अंदर हम एक पॉइंट पे एक एक वो बनाया करते हैं, ठीक है ना। हर एक उस पर अगर आप बात करोगे, क्या कहते हैं, हर एक पेज में एक ही लेजर बनाया करते हैं। ये आपने पढ़ा था, एक एक अकाउंट बनाया करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें भी यहाँ पे कर लेता हूँ लेजर को लेके, जो मेरे लिए आगे वो काम आएंगी। लेजर कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया? क्या करते हैं, जो चीज़ लेजर में डेबिट है, मैंने क्या कहा, जो चीज़ जर्नल में डेबिट है उसे लेजर में भी बस नाम किसका आएगा? ऑपोजिट साइड वाले का। जो चीज़ जर्नल में डेबिट है, जो चीज़ जर्नल में क्रेडिट है, उसे यहाँ भी क्या करेंगे? नाम किसका आएगा? डेबिट से। इसी पे ICAI मॉड्यूल एक चीज़ लिख रहा है, ये स्क्रीन पे लगेगा भी, हाँ स्क्रीन पे पूरा का पूरा लगेगा, लेकिन मेरे को जो इसमें लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ आपको। जरा सुनो जरा क्या बोल रहा है। ICAI मॉड्यूल लिखता है द कंसर्न्ड, अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ, हाँ, द कंसर्न्ड अमाउंट डेबिटेड, द
the concerned account debited, sorry, the concerned account debited in the journal should also be debited in the ledger, should also be debited in the journal, should also be debited in the ledger, but reference should be of the respective credit account, but reference should be of respective credit account, respective credit account। करें, दिख रहा है यहां तक? तो इस स्टेटमेंट को यहीं पे मैं खींच देता हूं। इस अकाउंट को बनाने के बाद मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, लेजर कैसे बनाते हैं करके। ICAI मॉड्यूल ने लिखा और वही हमने किया। द कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल, जो कंसर्न्ड अकाउंट डेबिट करा गया है किसमें, शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर। ये जर्नल में डेबिट था, शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर, उतने से ही डेबिट हुआ है किसमें, लेजर में भी। फिर से पढ़ रहा हूं, द कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल, जो कंसर्न्ड अकाउंट डेबिट हुआ है जर्नल में, शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर, उसी को आप डेबिट करोगे किसमें, बट रेफरेंस शुड बी ऑफ रेस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। रेफरेंस किसका दोगे, क्रेडिट अकाउंट का दोगे। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बात है जो हम कर रहे थे। इसका वाइस वर्सा भी सेम होगा, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है जर्नल में वही लेजर में भी क्रेडिट होगा, बस रेफरेंस किसका दिया जाएगा, डेबिट वाले का दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात आप समझ गए। ठीक, पहली बात मैंने इस अकाउंट को बनाने के बाद आपको ये सिखाई। एक छोटी सी बात मैं और करूंगा, जो अलग अलग किताबें इसके बारे में लिखने वाली हैं, ठीक है। आगे जाके जब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे ना कि लेजर का क्या फ़ायदा है, तो उस फायदे से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यहीं पे समझाया जाना चाहिए, तो आप भी अपनी नोटबुक में से नोट करेंगे। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि लेजर बनाने के क्या फ़ायदे हैं, तो उनमें से एक फ़ायदे को मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो, जर्नल है, जर्नल में बहुत सारे अकाउंट एक साथ ओपन हुए, कैश का अकाउंट खुला, कैपिटल का अकाउंट खुला, फर्नीचर का खुला, परचेज का खुला। अच्छा, कैश में इसका एक ही बार अकाउंट खुला है, बहुत बार खुला है? कैश का अकाउंट इसमें बहुत बार खुला है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है कैश के, एक यहाँ है, एक कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, तो बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इतने सारे ट्रांजैक्शन में अगर मैं आपसे बोलूं, आपने सिर्फ जर्नल बनाया, आपने लेजर नहीं बनाया, मैं आपके पास आऊं और बोलूं जरा इस जर्नल में देख के बताना कैश का अमाउंट कितना है, तो सिर्फ जर्नल में देखते ही कैश का अमाउंट कहाँ बता पाऊंगा, कैश का फाइनल अकाउंट बता ही नहीं पाऊंगा अमाउंट में। क्यों नहीं बता पाऊंगा? कैश यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जर्नल में मान लो इतना बड़ा जर्नल है, उसमें कैश तो करोड़ों बार होगा, तो कैसे, मतलब आप सिर्फ जर्नल में देखते ही किसी अकाउंट का बैलेंस नहीं बता सकते। बता सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारे डेबिट वाले कैश को जोड़ना पड़ेगा, क्रेडिट वाले कैश को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बता पाओगे। मतलब जर्नल में एक चीज ये है कि सारे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं और एक का नाम बहुत बार रिपीटिव बार आता है, तो जस्ट लुकिंग इनटू द जर्नल, जर्नल में सिर्फ देखते ही आप किसी का बैलेंस। लेजर में क्या होता है, कैश के जितने भी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस थे वो एक टाइटल के नीचे, एक हेड के नीचे आ गए। मतलब ये क्या करता है, ये क्लबिंग करता है। लेजर का एक फायदा ये है कि जर्नल में एक अकाउंट के नाम के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको एक ही हेड के नीचे क्या कर देगा, क्लब कर देगा। और क्लब करने के बाद देखो, क्रेडिट के सारे लिखे, क्लबिंग दो ही तो साइड होगी, क्रेडिट के अलग लिखे, डेबिट के अलग लिखे, क्या उनका नेट इफेक्ट भी निकाल दिया उसने? सारे क्रेडिट वाले जोड़े, देखा नहीं आपने, सारे डेबिट वाले जोड़े, उसमें से क्रेडिट वाले, तो नेट इफेक्ट को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। और ये बैलेंसिंग फिगर मतलब कैश का क्या है, फाइनल बैलेंस। तो अगर मेरे से कोई लेजर में देखते ही बोले कि भैया बताना जरा कैश का अमाउंट कितना है, क्या मैं एक इंस्टेंट बता दूंगा, बोल दूंगा आज हमारे पास कैश है 1,48,050 का। तो लेजर बनाने का एक एडवांटेज अभी मैं इसे दिखाऊंगा। एडवांटेज ये है कि लेजर में एक हेड के नीचे उसके सारे ट्रांजेक्शन्स क्लब हो जाते हैं और नेट करने के बाद उसका जो नेट रिजल्ट है वो आपके, नेट मतलब डेबिट और क्रेडिट को माइनस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाता है। तो आप सिर्फ लेजर में देखते ही लोगों को बता सकते हो कि कैश का हमारे पास कितना बैलेंस है। आपने फर्नीचर का लेजर भी बनाया होगा, क्या फर्नीचर का बैलेंस लेजर में देखते ही बता दो कि फर्नीचर आज कितना है?
कैश कितना बता दोगे, बैंक का बैलेंस कितना बता दोगे, डेटर्स कितना बता दोगे, मतलब जस्ट लुकिंग इनटू द लेजर आप बता सकते हैं कि आज उसका बैलेंस कितना है। जर्नल में ये चीज नहीं होती है, जर्नल में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखते ही कहाँ बता पाओगे। ये फायदा है, क्लबिंग हो जाती है, सभी चीज एक साथ आ जाता है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई। इस बात को कुछ किताबें लिख रही हैं, आगे बताने से अच्छा मैंने सोचा कि यहीं पर बता दिया जाए। तो देखो DK गोयल इसी बात को कैसे लिखता है, जो बात मैंने आपको बताई। DK गोयल लिखता है ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक। ये मैंने बताया था ना, ऑल अकाउंट्स आर ओपनड, सारे के सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक, ऑन सेपरेट इन दिस बुक। ये बात समझ गए? ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक, सारे के सारे अकाउंट इस बुक में, लेजर की बुक में सेपरेट पेजेस पे क्या होते हैं, बनते हैं, ड्रॉ होते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। Hence all the transactions pertaining to an account, hence all the transactions pertaining to an account, pertaining to an, अपनी कॉपी में सारी की सारी चीजें लिखना ही जरूरी है। are collected and what base in the ledger, are collected at one place in the ledger, one place in the, as such by looking at the balance of that account, by looking at the balance of that account, one can understand the collective effect, one can understand the collective effect of all such transactions, of all such transactions at any point of time, at any point of time, full stop। अब समझो 16th नंबर को थोड़ा सा यहाँ करते हैं, इस स्टेटमेंट को समझना। हाँ, जो मैंने बात कही थी वही तो है। ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस, सारे के सारे अकाउंट सेपरेट पेज में ओपन करे जाते हैं इन दिस बुक, लेजर में। हेंस ऑल द ट्रांजेक्शंस, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रांजेक्शंस हैं पर्टेनिंग टू एन अकाउंट, एक अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे जो भी ट्रांजेक्शन है, आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, वो सारे के सारे क्या हो गए, एक ही प्लेस पे कलेक्ट हो गए इन द लेजर, लेजर के अंदर। एज सच बाय लुकिंग एट द बैलेंस, इस तरीके से कि तुम अगर सिर्फ किसको देखो, बैलेंस को देखो। एज सच बाय लुकिंग एट द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट, इस अकाउंट के बैलेंस को देखने पर वन कैन अंडरस्टैंड द कलेक्टिव इफेक्ट। एक आदमी कलेक्टिव इफेक्ट, कलेक्टिव मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो कलेक्टिव इफेक्ट है, वन कैन अंडरस्टैंड द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शंस एट एनी पॉइंट ऑफ। ये बोल तो रहा है कि ये लिखा है ना यहाँ पे कि एज सच बाय लुकिंग एट द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट, सिर्फ उस अकाउंट के बैलेंस को देखने पर आप जो कलेक्टिव इफेक्ट है पूरे के पूरे अकाउंट का, वो देखते ही बता सकते हो। तो ये लेजर का एक फायदा है। मेरी बात समझ में आई? क्या फायदा है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक ही हेड के अंदर क्लब हो गए, तो सिर्फ उसके बैलेंस को देख कर ही आप पूरा का पूरा जो कलेक्टिव इफेक्ट है उसे बता सकते हो। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? क्या ये एडवांटेज है लेजर का? हाँ, लेजर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है जो जर्नल में देखने को नहीं मिलता है। क्या है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक ही हेड के नीचे आ जाते हैं, तो सिर्फ उसके बैलेंस को देखकर, लुकिंग एट दिस, इसके अंदर देखकर ही आप क्या बता सकते हो, इसका कलेक्टिव इफेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो नेट इफेक्ट है उसे बता सकते हो। क्या जर्नल में सुविधा थी? देख लो भैया, कैश ही कैश है। 1000 ट्रांजैक्शन होते तो 500 बार उसमें कैश होता, कहाँ से बताते? देखते ही निकल सकता है। अभी बहुत मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी। इसी बात को, अगर मैं इसी बात की बात करूं, इसको एनसीईआरटी भी बताता है, और एनसीईआरटी से कैसे लिख रहा है मैं वो भी आपको बता रहा हूं। और जितना मैंने लिखा दिया उससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं आने वाला। हम भी
इसको बनाने से पहले हमने काफ़ी 2-3 चीज़ों को पढ़ के फिर कंटेंट तैयार करके लाते हैं, समझ आ गया। ये चीज़ें हमें पहले से आती है, वो मैं मान रहा हूँ, बस यहाँ आने से पहले थोड़ा सा देखना पड़ता है, सारी की सारी चीज़ों को मिलाना पड़ता है ताकि कुछ भी छूटे ना। तो इसके बाद कुछ पढ़ने की गुंजाइश रहती नहीं है, अगर आप चाहो तो फिर चीज़ें कर सकते हो घर में। अच्छा, एनसीईआरटी इसको लेकर क्या लिखता है, देखो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसी बात को एनसीईआरटी लिखता है, द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस the net result of all transactions in respect to a particular account, on a given date can be ascertained from the ledger. एनसीईआरटी ने भी उसी बात को कहा, द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर अकाउंट के रेस्पेक्ट में, जैसे कि कैश, अगर आपको नेट रिजल्ट निकालना है, नेट मतलब डेबिट में से जितने क्रेडिट है उसे माइनस कर दो, या क्रेडिट है तो क्रेडिट में से जितने डेबिट है उसे माइनस कर दो। एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड अगर आप नेट रिजल्ट निकालना चाहते हैं ऑन अ गिवन डेट, एक गिवन डेट पे, कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम द लेजर, वो सिर्फ और सिर्फ किससे निकाला जा सकता है, जिस दिन आप बोलो, आज 10 तारीख आप बोलो भैया कैश का अमाउंट बताओ, नेट कर लो, बस बैलेंस फिगर को देखो बता दो, लास्ट है महीने का कैश कितना है बता सकते हैं, फर्नीचर कितना है बता सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात अभी तक मैं आपको समझा पाया। अब एक काम कर लेते ना, एक लेजर और मैं आपसे बनवा देता हूं, और आपसे उम्मीद भी करूंगा कि अगर आप चाहो तो, देखो ये लिखने वाला तो पेपर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप समझ बनाना चाह रहे हो, अगर आप दूसरों से बेहतर कुछ करना चाह रहे हो, तो आप ये सारे के सारे अकाउंट्स बना के जरूर देख लेना। अगर आप सारे भी नहीं बनाओगे तो इसमें से 4-5 अकाउंट और बना के देख लेना। मैं एक आध अकाउंट और इसमें से बना लेता हूँ। मैं इसमें से किसका अकाउंट बनाऊँ, विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट मैं एक और बना दे रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए। विशाल ट्रेडिंग कंपनी का लेजर मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, एक बात मैंने और नहीं बताई यार अभी, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट साइड। स्टार्ट करूं तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी, ये दिख रहा है ना, विशाल ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो यहीं पर है। कितने हज़ार से क्रेडिट है, 8 तारीख को, तो 2017 में अप्रैल 8 तारीख को विशाल ट्रेडिंग कंपनी जो है वो क्रेडिट है 25,000 से, तो यहाँ पर भी इसका अमाउंट भी कितना आएगा, 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा 8 को। जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो अगर जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा, बस नाम ऑपोजिट साइड वाले का आएगा, डेबिट साइड वाले का, बाई परचेज अकाउंट करके आ जाएगा। कोई दिक्कत? विशाल ट्रेडिंग कंपनी का नाम इस 25,000 के बाद जो दूसरा आपको देखने को मिल रहा है वही देखने को मिल रहा है, मुझे 5,000 देखने को मिल रहा है। 10 तारीख को 2017 अप्रैल की बात चल रही है और 10 तारीख की बात चल रही है। इस दिन मुझे विशाल ट्रेडिंग कंपनी 5,000 से डेबिट देखने को मिल रहा है, तो मैं 5,000 लिखूंगा और नाम ऑपोजिट साइड वाले का आएगा और वो आएगा टू परचेज रिटर्न के नाम से, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट, विशाल ट्रेडिंग कंपनी का नाम एक बार और देखने को मिल रहा है, 20,000 से देखने को मिल रहा है। डेबिट है क्रेडिट है, 14 तारीख को डेबिट है, लेकिन नाम ऑपोजिट साइड वाले का दोनों को आना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 को ही तो दोनों को क्रेडिट कर रखा है, तो दोनों नाम आएंगे। एक टू, देखो कंपाउंड एंट्री की कैसे होती है, ये कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 आते हैं वो सिंपल एंट्री होती है, जिसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, 3-4, उसे कहते हैं कंपाउंड, उसका लेजर ऐसे बनता है। तो कैश के साथ साथ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिख दूंगा। कैश अकाउंट की अगर आप मेरे सामने बात करोगे तो कितना है, 19,000, और अगर आप मेरे सामने डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करोगे तो कितना है, 1,000। अब बैलेंस करके देखिए कौन सा बैलेंस बच रहा है करके। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ, और जब क्लोज मैंने किया तो यार ये तो 25,000 ही दिख रहा है मुझे, और ये भी कितना है, 25,000 ही है।
19 1 20 5 25, तो ये तो बैलेंस हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसका कोई भी बैलेंस देखने को। तो पहला टॉपिक जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था ना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें से पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स। आप चाहें तो इनमें जितने नाम हैं उन सभी के लेजर बनेंगे, आप चाहे तो बना सकते हो, नहीं चाहे तो रहने भी दे सकते हो, क्योंकि लेजर बनाने वाला ये हमारा पेपर नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं जो बोल रहा था कि रह गई यार, वो है जर्नल फोलियो। JF मीन्स जर्नल, क्या है इसका मतलब, क्या क्यों ये यूज होता है जर्नल में, लेजर में, इसकी बात भी कर लेते हैं। देखो जैसे परचेज अकाउंट है, क्या इसकी एक पर्टिकुलर एंट्री भी रही होगी, जर्नल एंट्री यहां रही होगी कहीं ना कहीं। तो परचेज इसकी, देखो यहां तो हमने इसका एक ही साइड लिखा ना, जैसे जर्नल में 2 साइड होती है तो एक ही साइड फॉर रेफरेंस मैंने यहां लिख दिया, लेकिन कंप्लीट जर्नल एंट्री देखने तो आपको कहां जाना पड़ेगा, जर्नल में जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो है, इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्री कौन से पेज में जर्नल की, तो वो यहां पे लिखा जाए। जैसे मैं 12 लिख दिया, 12 मतलब अगर इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्री देखना चाहते हैं जर्नल में, तो जर्नल के 12वें पन्ने में जाएं। जैसे LF नहीं था वैसे ये भी है, ये कैश और डिस्काउंट, क्या इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्री रही होगी जर्नल में, अगर इसको देखना चाहते हैं तो 16वें पन्ने में जाएं भैया, 16th पेज में आपको कंप्लीट एंट्री मिलनी जाएगी। इसको देखना है तो आप 14वें पन्ने में जाइए। मतलब अगर ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं रेफरेंस के लिए इसके अंदर, अगर इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्री देखना चाहते हैं तो जर्नल के कौन से पेज नंबर पर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, जर्नल की इतनी मोटी बुक होगी तो उसके कौन से पेज नंबर में एंट्री पूरी मिलेंगी, ये बताता है जर्नल। जैसे जर्नल में लेजर फोलियो होता है, वैसे ही लेजर में क्या देखने को मिलता है आपको। तो पहला टॉपिक मेरा अभी तक का खत्म हुआ, अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ को बढ़ने जा रहा हूं, और अच्छे से इस चीज़ को देखना है यार कि कैसे कैसे हमने आगे बढ़ाना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बताऊंगा, सेकंड पॉइंट में बढ़ने से पहले। देखो NCERT कुछ चीज़ कहता है, NCERT कहता है कि जब आप लेजर बनाओगे ना, तो जर्नल में जितने भी अकाउंट आपको थे, क्या सब लेजर में बनेंगे, जितने भी जर्नल में आपने अकाउंट ओपन किए थे, क्या वो सारे के सारे लेजर में सेपरेट अकाउंट बनेंगे। तो NCERT कहता है कि लेजर में जो आप अकाउंट बनाते हो, NCERT कहता है कि लेजर में जितने भी आप क्या बनाते हो, तो बोलता है कि आप लेजर में सारे के सारे टाइप के अकाउंट बना देते हो। मतलब आप पर्सनल अकाउंट भी बना देते हो, आप रियल अकाउंट भी बना देते हो, और आप, ये तो मैं पहले से, जब बात हो रही है कि सारे अकाउंट बनेंगे यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेजर में सारे अकाउंट बनेंगे। तो NCERT एक चीज़ इसमें थोड़ा सा और कहता है, और ये चीज़ हम सब जानते हैं, लेकिन NCERT दूसरे तरीके से कहता है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, क्या पता इस पर कभी कोई सवाल बना दिया जाए। तो ये कहता है 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं परमानेंट अकाउंट, क्या होते हैं, और बोलता है एक है टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट्स। बोलता है कि लेजर में जो अकाउंट बनेंगे ना, वो या तो परमानेंट नेचर के होंगे या, अच्छा परमानेंट नेचर के अकाउंट पता है किसे कहता है, ये कहता है जो आपके पर्सनल अकाउंट हैं। कौन सा अकाउंट है, ये आपके जो रियल अकाउंट है, वो दोनों के दोनों इसने कहा कि परमानेंट अकाउंट के नाम से जाने जाएंगे। और जो नॉमिनल अकाउंट्स की आप बात कर रहे हो, कौन से अकाउंट्स की, उन्हें इसने कह दिया टेम्परेरी अकाउंट। उसे कौन सा अकाउंट कह दिया इसने, टेम्परेरी अकाउंट। अच्छा AE LIC में से देखें, ये तो पुराने नियम से हो गया ना, ट्रेडिशनल रूल से, हमने तो AE LIC पढ़ा था। एसेट अकाउंट रियल अकाउंट आता है, तो मतलब इसने कहा कि एसेट अकाउंट जो होगा वो कैसा होगा, परमानेंट। एसेट एक्सपेंस, एक्सपेंस तो यहाँ आएगा ना, नॉमिनल अकाउंट का टर्म होता है, तो एक्सपेंसेस के बारे में इसने कहा कि टेम्परेरी अकाउंट होगा। एसेट एक्सपेंस LIC लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज की अगर आप बात करो तो लाइबिलिटीज पर्सन अकाउंट होता है, राम को इतने पैसे देने हैं, सॉरी लाइबिलिटी की अगर बात करूं, हाँ राम को इतने पैसे देने हैं लाइबिलिटी, श्याम को इतने पैसे देने हैं लाइबिलिटी, मालिक को इतना पैसा देना है कैपिटल लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज की बात करूं तो पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए लाइबिलिटीज भी यहीं आ जाएगा। I फॉर इनकम, इनकम तो यहाँ आएंगे, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनकम को ही रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं, NCERT रेवेन्यू कह रहा है इसे, कोई दिक्कत। C फॉर कैपिटल, कैपिटल भी तो नाम ही होता है, कैपिटल अकाउंट भी यहीं आएगा, कोई दिक्कत। ड्राइंग कहाँ आएगा, ड्राइंग भी यहीं आएगा, क्योंकि ड्राइंग भी कैसा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट है, आपने पढ़ रखा है, तो ड्राइंग्स का अकाउंट भी यहीं देखने को मिलेगा।
तो ये चीज़ें मैंने क्यों बताई, एनसीईआरटी बोल रहा है तो इसलिए बता दिया। क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि जितने भी लेजर में अकाउंट बनाओगे वो या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा, हम जानते हैं। फिर उसने कहा जो अकाउंट बनते हैं लेजर में वो कुछ परमानेंट नेचर के होते हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर। इसने कहा कि जो परमानेंट नेचर के अकाउंट है ना, इनको हम बैलेंस करते हैं पहले। क्या करते हैं? और बैलेंस करने के बाद इनका जो बैलेंस है उसे हम बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं, लायबिलिटीज में शो करते हैं। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, यहीं से अगला टॉपिक करूंगा। क्या कह रहा हूं कि पर्सनल और रियल अकाउंट जितने भी होंगे या जो भी अकाउंट होंगे किसके, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, और वो कहां शो होंगे? बैलेंस शीट में शो होते हैं। उन्हें पहले बैलेंस करा जाता है। क्या करा जाता है? बैलेंस करने के बाद बैलेंस शीट में करे जाते हैं और अगले साल फिर बढ़ाए जाते हैं। इन सभी के अकाउंट कब बढ़ाए जाएंगे? इस साल क्लोज होंगे तो नेक्स्ट ईयर को क्या करे जाएंगे? कैरीड फॉरवर्ड करे जाएंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? तो परमानेंट अकाउंट की बात करूंगा तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल और ड्रॉइंग्स के जो अकाउंट है उन्हें परमानेंट अकाउंट कहा गया। परमानेंट अकाउंट क्यों कहा गया? क्योंकि इनको पहले हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद इनका जो बैलेंस है उसे कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे, या तो एसेट साइड में या, और इनका जो बैलेंस होता है ना उसे नेक्स्ट ईयर बढ़ाया जाता है। जैसे 2017 का कैश का बैलेंस है तो उसे 2018 में कैरीड फॉरवर्ड करा जाएगा, 2018 का कैश का बैलेंस 2019 में फॉरवर्ड करा जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये कैसे हैं? परमानेंट नेचर के अकाउंट है, इनका बैलेंस आगे बढ़ाया जाता है। आप नोट बना के लिख देना, द बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, दैट्स व्हाई दीज अकाउंट्स आर नोन एज परमानेंट नेचर अकाउंट। समझ आ गया? लेकिन बात करोगे अगर नॉमिनल अकाउंट की, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू या एक्सपेंस और इनकम की बात करोगे, इन्हें बैलेंस नहीं करते, इन्हें करते हैं क्लोज। यही तो न्यूमेरिकल आता है, यही पढ़ाते हैं टीचर लेजर में शुरुआत ही यहीं से करते हैं। मैं भी शुरू कर सकता था यहीं से। नॉमिनल अकाउंट वालों को क्या करते हैं? क्लोज। और इनको ना ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर कोई पूछेगा कि नॉमिनल अकाउंट को क्या हम बैलेंस करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को कभी भी बैलेंस, उनको बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड, इनको क्लोज कैसे करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। पूरा दोबारा लिख देता हूं यार। इनको हम क्लोज करते हैं, इसके बैलेंस को ट्रांसफर करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए। हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो बोला भी है मैंने, हाँ ये समझ में आ गया। लेजर में 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और रियल को मैंने क्या कहा? परमानेंट अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को मैंने क्या कहा? इन अकाउंट को बैलेंस करा जाता है, मतलब इसमें लास्ट में टू बैलेंस शीट या बाई बैलेंस शीट लिखा जाता है और बैलेंस करके इसका अकाउंट को कहां शो करा जाता है? उस साल की बैलेंस शीट में आखिरी दिन। बैलेंस शीट में तो एसेट साइड में यहां, और इसके नीचे फिर लिख देना कि इनके बैलेंस को अगले साल बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें परमानेंट नेचर। इनको क्लोज, इनको बैलेंस नहीं करते हैं, टू बैलेंस शीट इनको क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस शीट बाई बैलेंस शीट इनमें, और क्लोज करने के, ये ट्रायल बैलेंस में आपको देखने को मिलेगा। और क्लोज करते कैसे हैं? इनको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और इनकी कहानी खत्म हो जाती है। नोट बना के लिख लेना, जब ये क्लोज हो गए, एज दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑफ, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज ऑफ हो चुके हैं, समझ आ गया ना, देयर बैलेंस इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इनकी कहानी यही इसी साल में खत्म हो गई, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? टेम्परेरी अकाउंट्स कहा गया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने लास्ट में 2 शब्द बताए, इनको क्या करा जाता है? इनको क्या करा जाता है? यहीं से हमारा अगला टॉपिक आता है, जो टॉपिक नंबर 2 मैंने लिखा था, उसके बारे में जरा अच्छे सुनना। यहां से भर भर के बड़े सवाल आते हैं यार, और मेरे को पढ़ाने दो अच्छे से और आप लोग लिखते रहना, नोट्स अच्छे से बनाते रहना। तो अगला टॉपिक यही है। तो यहीं से कनेक्ट करते हैं अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग द लेजर्स। रेफरेंस अभी आपको मिल चुका है इसका, जब मैंने बताया कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो समझना जरा यार, मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं। अभी 2 मिनट पहले हमारी इस पे बात हुई है। बैलेंस कौन कौन से अकाउंट होते हैं? एक तो पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करा जाता है, दूसरा और क्लोज किसे करा जाता है?
नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं अभी। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? बैलेंसिंग। और दो अकाउंट्स को बैलेंस करा जाता है और दो अकाउंट को क्लोज करा जाता है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखो, बैलेंसिंग और क्लोजिंग की जब हम बात करेंगे तो इससे पहले मैं एक छोटी सा रेफरेंस आपको दे देता हूं। एसेट और एक्सपेंस और LIC जब हमने शॉर्ट्स बनाया था तब भी इसमें बात करी थी। अगर कोई दो अकाउंट एसेट और एक्सपेंस होंगे तो ये बढ़ने पे क्या होते हैं? LIC बढ़ने पे क्या होते हैं? घटने का छोड़ दो, अभी याद रखना एसेट और एक्सपेंस बढ़ते समय क्या होते हैं? तो किसी भी लेजर का, किसी भी एसेट और एक्सपेंस के जो अकाउंट होगा उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस दिखेगा। याद रखना, कैसे याद रखना है? एसेट और एक्सपेंस का अगर कोई पूछ दे, एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि एसेट या एक्सपेंस का कैसा बैलेंस होगा, तो कैसा बैलेंस होगा? बढ़ने से पता चलता है। LIC का कैसा बैलेंस होगा? जैसे कोई लाइबिलिटी है, जैसे कोई बोलेगा तुमने किसी को पैसा, जैसे बैंक लोन उधार ले रखा है ना, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन का कैसा बैलेंस होगा? तो LIC बढ़ते हैं तो क्रेडिट, तो बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस होगा हमारा। एसेट, मशीनरी का कैसा बैलेंस होगा? तो मैंने देखा कि मशीनरी एसेट है और बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होगा मशीनरी का। कैश का कैसा बैलेंस होगा? किसी एक्सपेंस का, रेंट पेड, खर्चा है ना दिया, तो रेंट पेड का कैसे बैलेंस होगा? तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस है या तो वो क्या होगा? एसेट, या क्या होगा? बढ़ने से पता चलता है। एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। बहुत जरूरी एक सवाल आता है। LIC का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ, घटने वाला छोड़ दो सिस्टम, बढ़ने से। एसेट एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होते हैं तो इनका बैलेंस डेबिट होगा। LIC बढ़ने पे क्रेडिट होते हैं तो इनका बैलेंस भी कैसा होगा? क्रेडिट होगा। अब मैं अपनी बात यहाँ पे रखता हूँ, तो एक एक करके अकाउंट को बैलेंस और क्लोज करना शुरू होता है। पहला अकाउंट कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। याद रखना, जो भी अकाउंट बैलेंस होंगे, क्या होंगे? तो आपने बचपन से बनाए होंगे 11th 12th BCom में, टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD लिखते थे, उसका मतलब बैलेंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो जो अकाउंट बैलेंस होंगे उसमें या तो आपको कौन सा बैलेंस देखने को मिलेगा उनका, या फिर कौन सा बैलेंस देखने को मिलेगा? पर्सनल अकाउंट, यार किसका अकाउंट? एग्जाम्पल के राम का अकाउंट हो गया, राम्स अकाउंट लिखना पड़ेगा। मोहन का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया। आ रहा है? तो ये लिखते हैं राम और मोहन। ऐसे बहुत सारे अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? मैंने कहा था यार कि अगर कोई बैलेंस, कोई अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाएगा? तो या तो वो, या तो जैसे राम हमारा एक्सपेंस कैसे हो सकता है? मोहन एक्सपेंस कैसे हो सकता है? तो राम का अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो श्योर वो क्या होगा? तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है तो पक्की बात है कि वो एसेट है आपके लिए। पर्सनल अकाउंट एसेट कब होगा? राम, श्याम, मोहन। एसेट का मतलब आपने उससे पैसा लेना है। तो भैया पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये आपको क्या समझाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपको बताता है अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम। कुछ भी पूछ ले, ऐसे ही तो सवाल पूछेगा। डेप्थ में पेपर बनाएगा ऐसे बोलेगा, अमाउंट ओइंग फ्रॉम। फिर बोल रहा हूँ, अगर पर्सनल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस, तो मतलब वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस का होता है। वहाँ आदमी का भी एक्सपेंस थोड़ी हो सकता है। आ रहा है? आदमी का जो भी नाम होगा वो क्या होगा? एसेट। मतलब आपने इनसे पैसे लेने हैं, राम से पैसे लेने हैं तो राम एसेट है। मोहन से पैसे लेने हैं तो एसेट है। श्याम से पैसे लेने हैं तो एसेट है। याद रखना, अगर बोलेगा कभी स्टेटमेंट लिख देगा राम्स डेबिट बैलेंस मीन्स, राम का डेबिट बैलेंस है मतलब उससे पैसा आपने लेना है, और लेना है मतलब अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम, यानी कि वो आपके लिए एसेट है। और क्रेडिट बैलेंस की अगर बात करो, किसकी बात करोगे? क्रेडिट बैलेंस की बात करेंगे। तो भैया क्रेडिट बैलेंस तभी तो होता है या तो लायबिलिटीज होगा या इनकम या कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? लायबिलिटीज मानेंगे और कैपिटल भी मानेंगे। तो भैया अगर क्रेडिट बैलेंस है तो या तो वो आपके लिए क्या रहा होगा, या आपके लिए क्या रहा होगा? अरे भैया नाम की अगर बात, मैं नाम बोल रहा हूँ ना, पर्सनल अकाउंट में नाम आते हैं, तो कैपिटल अकाउंट मतलब मालिक का नाम, राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, कैपिटल भी तो मालिक का नाम है, तो पर्सनल। लायबिलिटीज का भी हुई, राम को पैसा देना है, श्याम को पैसा देना है, मोहन को पैसा देना है, तो लायबिलिटी होगा। इनकम थोड़ी हो सकता है, इनकम तो होता है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तमाम चीजें इनकम है। इनकम कभी आदमी का नाम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस देखने को मिलेगा तो ये लायबिलिटीज होगा या फिर क्रेडिट हो कैपिटल होगा।
तो मैं बोल रहा हूं कि अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटीज इनकम यहां, तो क्रेडिट बैलेंस बताता है कि लायबिलिटी मतलब कितना पैसा हमने इन्हें देना है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं अमाउंट ओइंग टू हिम, अमाउंट ओइंग टू हिम। तो ये है पर्सनल अकाउंट की कहानी। थोड़ा सा लंबा मैंने इसे खींच दिया लग रहा है मुझे, लेकिन आपको फिर भी समझ में आ गया होगा। सम अप करूं, पर्सनल अकाउंट की बात करोगे तो आदमियों के नाम आते हैं। आदमियों से या तो हमने पैसा लेना हो सकता है या पैसा, अगर आदमियों से हमने पैसा लेना है तो मतलब डेबिट बैलेंस है, ये लिखा है। डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का बताता है कि ये एसेट अकाउंट है और इनसे हमने पैसा लेना है। क्रेडिट बैलेंस बताता है कि ये लायबिलिटीज या कैपिटल का अकाउंट है, हमने इन्हें पैसा देना है। कैपिटल का कैसा बैलेंस होगा हमेशा? क्रेडिट बैलेंस होगा भैया। लायबिलिटीज का कैसा बैलेंस होगा? अगर बोलेगा श्याम्स क्रेडिट बैलेंस तो समझ जाओगे श्याम को पैसा देना है। मोहन्स क्रेडिट बैलेंस, मोहन को पैसा देना है, और ये हमारे लिए तमाम लायबिलिटी होंगे। आ गया? पुराने रूल के हिसाब से तो पर्सन है, लेकिन मॉडर्न के रूल से ये एसेट हो जाएंगे। और ये सवाल कितना अच्छा बन सकता है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होगा? AELIC में से 5 ऑप्शन दे दे, एसेट, एक्सपेंस, LIC ना, तो एसेट होगा। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? या तो लायबिलिटी हो सकता है या फिर कैपिटल हो सकता है, इनकम नहीं हो सकता ना। क्रेडिट बैलेंस या तो लायबिलिटी या कैपिटल, यहीं पे पर्सनल बन रहे हैं। लायबिलिटी मतलब नाम, कैपिटल में भी नाम आता है, तो ये तो दोनों पर्सनल बन रहे हैं, इनकम थोड़ी हो आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंसिंग और क्लोजिंग। बैलेंसिंग में हमने पहला कौन से अकाउंट को बैलेंस करना सीख लिया? पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये बताता है, क्रेडिट बैलेंस ऐसा ऐसा बताता है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे अगर मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये यहाँ पे कुछ लिख रहा है क्या? बस इतना हो गया हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ाता हूँ मैं रियल अकाउंट के बारे में। ये तो आसान है, ये ज़्यादा जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं किसकी? रियल अकाउंट की अगर मेरे से बात होगी तो रियल अकाउंट आप जानते हो किसके अकाउंट होंगे? एसेट्स के अकाउंट होते हैं। ये लो भैया, जो भी अकाउंट बैलेंस होगा, रियल अकाउंट भी तो बैलेंस होता है उसका, या तो या फिर इसमें तो LIC को तो छोड़ ही देते हैं। ये सिर्फ बात ही किसकी हो रही है? एसेट्स की बात हो रही है। तो एसेट्स, मैंने कहा ना, एसेट्स का कैसा बैलेंस हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस तो या तो लायबिलिटीज का होगा या इनकम का होगा या फिर कैपिटल। तो भैया एसेट्स के बारे में अगर बात करोगे तो सिर्फ डेबिट बैलेंस ही पॉसिबल है, क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल ही नहीं है। एसेट्स का सिर्फ कैसा बैलेंस होगा? मैं लिख दूं यहाँ पे नोट बना के? क्या लिखना पड़ेगा नोट बना के? बताना जरा एसेट्स के बारे में। दीज अकाउंट्स विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। ये अकाउंट कैसा बैलेंस दिखाएंगे? दीज अकाउंट्स विल ऑलवेज शो, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके सामने डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे। एसेट्स के अकाउंट, अगर कोई बोलेगा मशीन का कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। कोई बोलेगा लैंड एंड बिल्डिंग का कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि डेबिट बैलेंस किस किस का होता है, या तो या, और भैया ये बढ़ रहा है ना, रियल अकाउंट तो एसेट के होते हैं, तो एसेट का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस तो LIC का ही होता है। तो यहां से आप कहानी समझ गए। तो रियल अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं आप समझ गए। रियल अकाउंट को बैलेंस आप वही, या तो टू बैलेंस ही आएगा, इसमें आ ही नहीं सकता। इसमें सिर्फ कौन सा बैलेंस देखने को मिल सकता है? डेबिट बैलेंस। इसमें दोनों तरफ वाला खेल नहीं है, क्योंकि यहां से कहानी हम समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं कहानी कौन से अकाउंट की? नॉमिनल अकाउंट पे बात पहुंचाते हैं और अपनी बात को यहां से आगे को रखते हैं। ठीक, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, ये सवाल आते हैं। नॉमिनल अकाउंट किस किस के अकाउंट होते हैं बताना जरा एक बार। अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस एंड इनकम्स, यही तो है ना। अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड, पहले इसके बारे में बात लिख दूं फिर समझा देता हूं। दीज अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, दीज अकाउंट्स आर नॉट, इनको बैलेंस नहीं करते हैं। दीज आर क्लोज्ड ऑफ, इन्हें क्या करा जाता है? क्लोज ऑफ। दीज आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू
ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करे जाते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके इन्हें क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। समझ आ गया ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज और इनके बारे में लिख दूं, जो कंपनी के, देखो जरा ध्यान से, ट्रेडिंग P&L में इन सभी को लिख दिया जाएगा। इन्हीं की मदद से, इन्हीं नॉमिनल अकाउंट को जब आपने ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर करा है, इन्हीं की मदद से जो नेट रिजल्ट होता है बिजनेस ऑपरेशन का एक साल का, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो देखने को मिलता है। समझ आ गया ना? लिख रहा हूं यहां पर, ड्यू टू दीज ट्रांजैक्शंस, दीज बिजनेस रिजल्ट इज फाउंड। बिजनेस का क्या निकाला जाता है? फाउंड। कौन से अकाउंट में? इन ट्रेडिंग एंड P&L। दैट इज क्या रिजल्ट? दैट इज या तो नेट प्रॉफिट या, इतनी कहानी समझ गए? अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यहीं से मेरे को समझ लगा। मैंने क्या कहा? नॉमिनल अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं? इसको बैलेंस एलेंस, इसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। मतलब इसमें टू बैलेंस शीट या बाई बैलेंस शीट, कल जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे ना इसके आगे को, तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको ये दिखाऊंगा कि इनको बैलेंस नहीं करा जा रहा होगा, इनको क्लोज करा जा रहा होगा। कैसे क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग P&L में भेज के। और ट्रेडिंग P&L में इन्हीं की मदद से जो बिजनेस का रिजल्ट होता है वो निकलता है। या तो क्या निकलेगा? यानी क्या निकलेगा? प्रॉफिट। अगर मैं चाहता तो यहीं पे इन्हें छोड़ सकता था, क्योंकि मैं बैलेंसिंग और क्लोजिंग की कहानी समझा चुका हूं। क्या क्या समझाया मैंने? दो लेजर तो बैलेंस होंगे, पर्सनल और रियल, और क्लोज कौन होंगे? नॉमिनल। ठीक हो गया। फिर मैंने क्या कहा, वहां पढ़ा ना आपने पर्सनल में, यार दो टाइप के हो सकते हैं, या डेबिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस एसेट या एक्सपेंस का होता है। तो जब पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उस समय एसेट है, मतलब आपने लोगों से पैसा लेना है, क्योंकि जिनसे पैसा लेना होता है वही तो एसेट है। और अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो या तो वो लायबिलिटी होगा उस टाइम पे, या कैपिटल होगा। इसका मतलब ये पैसा आपने इनको देना है, अकाउंट ओइंग टू हिम, टू देम, हमने ये पैसा उनको देना है, क्रेडिट बैलेंस का वाला। रियल के बारे में क्या पढ़ा? रियल अकाउंट तो यार एसेट के अकाउंट होता है। एसेट का अकाउंट सिर्फ कैसा बैलेंस दिखाता है? तो इस केस में तो सिर्फ डेबिट बैलेंस पॉसिबल है, क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल ही। नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपने पढ़ा, ये एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट होते हैं, इनको कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता, क्लोज किया जाता है। इनको कैसे क्लोज किया जाता है? ट्रेडिंग और P&L में इनके बैलेंस को देके। यहीं से सवाल आते हैं और कुछ सवाल नहीं आ सकते। कुछ टीचर इस बात को पहले ही समझा देते हैं, मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे पढ़ाना ही चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इन डेप्थ आपको थोड़ा सा इसको पढ़ा दूँ कि नॉमिनल अकाउंट को कैसे कैसे क्लोज किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से हम सुने, ठीक, फायदेमंद होगा मान ले, और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल किस क्या क्या आते हैं? या तो इसमें एक्सपेंसेस आते हैं या इनकम। इनकम को और क्या कह रहे थे हम थोड़ी देर पहले? रेवेन्यू। स्टार्ट करूं? तो देखो अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल एक साल आपके खर्चे हुए, मैं लिख रहा हूं कुछ, क्या लिखने जा रहा हूं? एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं। ठीक, एक्सपेंसेस हुआ रेंट पेड, पहला एक्सपेंस क्या हुआ? अब जनरल एंट्री आती होगी भैया, आ रहा है? AELICC तो बनेंगे, लो लिख ही देता हूं यार इन्हें फिर से। AE बढ़ेंगे तो घटेंगे तो क्रेडिट, LIC बढ़ेंगे तो घटेंगे तो पढ़ाया था। जनरल देखो तभी कहा था। अगर मैं रेंट दूंगा तो रेंट खर्चा है, तो जनरल होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छे से देखना पूरा ही रेफरेंस। मान लो रेंट मैंने दिया 10,000 रुपये, आ गया? ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ी बहुत बात करेंगे बस। रेंट के साथ साथ अगर मेरे से कोई खर्चे की आप बात और करोगे, सैलरी भी तो दे सकता हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? सैलरी पेड। तो जनरल क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मान लो आपने 50,000 सैलरी दे दी, कोई दिक्कत? सैलरी की बात कर लेते हैं। आपने पहले रेंट दिया, फिर सैलरी आपने दी। एक चीज़ और, दो चीज़ और लिख देता हूँ। एक वेजेस भी पे करे। क्या पे करे? तो वेजेस खर्चा है ना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपये। समझ आ रहा है ना? मैं आपको किनको क्लोज करना सिखा रहा हूँ?
खर्चा बढ़ा, रेंट दिया तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ा, खर्चा एक और मान लेते हैं, साल में सामान भी तो खरीदा होगा, तो मान लेते हैं परचेज किया, वहाँ लिख देता हूँ, चलो इसे, क्या पता है दिक्कत दे। क्या किया? परचेज कर दिया। तो अगर परचेज किया तो परचेज हमेशा डेबिट होता है क्या? परचेज अकाउंट टू कैश, ये भी कैश में खरीदा, मान लेते हैं 2 लाख का सामान खरीद दिया, कितने का? 2 लाख का आया, खर्चा क्या हो गया? उम्मीद कर रहा हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। आप पता है इसको क्या करोगे अब? क्या इस एक्सपेंस का अकाउंट खुला यहाँ पे? हाँ, रेंट का अकाउंट ओपन हुआ है, खर्चा बढ़ा है। यहाँ पे सैलरी का अकाउंट ओपन हुआ है, यहाँ पे वेजेस का अकाउंट ओपन हुआ है ना, पहली बार आए। यहाँ पे परचेज का अकाउंट ओपन हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसे। अब पता है इनको कैसे क्लोज करेंगे? इन सभी को मैंने क्या कहा था, कहाँ डालेंगे? या तो ट्रेडिंग में, या देखो एक बात फिर से समझा था, मैंने पहले भी समझाया था। मैंने कहा था मान लेते हैं आपने राम से 50,000 रुपये लेने हैं, तो ये आपका क्या है? एसेट है ना। ध्यान से देखो तो यार, आपने राम से अगर पैसे लेने हैं तो आपका क्या है? एसेट है। अगर कल के दिन राम मर जाएगा तो आप राम के नाम को काटोगे नहीं, तो आपका एसेट बढ़ेगा या कम होगा? आपका एसेट। लेकिन राम का बेटा श्याम अब वो आपको पैसे देगा, तो क्या श्याम के नाम पे पैसे नहीं लिख दोगे? भैया पहले राम से लेने थे, अब राम मर गया तो राम का नाम काटा, एसेट कम हुआ, अब वो पैसा किससे ले रहे हैं? तो श्याम ले रहे हैं, तो एसेट मतलब उसी 50,000 के लिए एक एसेट को कम किया और एक एसेट को बढ़ा दिया। ऐसा ही आपको यहां भी देखने को मिलेगा, और मैं इस बात को आपको समझाने जा रहा हूं कि क्या 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 होने वाला है करके। तो देखना जरा यार क्या बोल रहा है। आपने एक अकाउंट खोला रेंट का, कितने हजार का? क्या इसको तब खर्चा कहा? अब इसको क्लोज कैसे करेंगे देखना। क्लोजिंग, क्लोज कर रहा हूं। आपने अकाउंट खोला रेंट, अब आज आप ना रेंट का नाम काटोगे। पहले लिखा था आपने क्या? पहले क्या नाम लिखा था? रेंट। एक्सपेंस बड़ा था ना, एक्सपेंस था ना आपके, रेंट एक्सपेंस था। आज मैं रेंट का नाम काट रहा हूं, खर्चे को क्या कर रहा हूं, और इसके बदले पीएनएल का नाम लिख रहा हूं। हो वही रहा है। मैं बोल रहा हूं कि भैया रेंट आज तक तेरे को एक्सपेंस मान के रेंट के नाम से दिखा रहे थे, आज भी तेरे को खर्चा ही मानेंगे। रहेगा तो क्या मिल ले, लेकिन तेरे को यहां नहीं, कहां डाल देंगे? तेरे को पीएनएल के नाम से दिखाएंगे। तो देखो पहले रेंट बढ़ा था, आज कहानी खत्म होगी इसकी। आज रेंट को बोलेंगे भैया तेरी अब कोई जरूरत, तो टू रेंट अकाउंट। देख लो ये क्या करा मैंने, एक्सपेंस LIAE, अगर कम होते हैं तो क्रेडिट। कितने हजार से? इसी 10,000 से। और कहां डाल दिया इसको? कितना हजार? ये एक्सपेंस क्या हो गया? उम्मीद बढ़ गया यार, मेरी बात समझ में आई? तो कैसे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, किसी को जनरल के कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना, तो मेरी बात को समझो कि हम इसको क्लोज करते हैं पीएनएल में डाल के। देखो दूसरा कौन था? आज सैलरी को क्या कर देंगे क्लोज करते समय? मैं बना के दिखाऊंगा इसका सैलरी अकाउंट। कितने हजार से? मतलब आज मैंने सैलरी का नाम काट दिया, कहा कि तुम्हारी कोई जरूरत, तुम कल तक एक्सपेंस से आज भी एक्सपेंस लिखोगे, बस तुम्हारे नाम से नहीं एक्सपेंस रहोगे। अब तुम किस नाम से एक्सपेंस माने जाओगे? पीएनएल के नाम से एक्सपेंस माने जाओगे। कितना हजार? तो ये आपका एक्सपेंस बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो सब क्लोज होते जाएंगे। अगला कौन है? पहले डेबिट था, आज वेजेस को क्या कर दूं? टू वेजेस अकाउंट। कितने हजार से? 40,000 से। दिख रहा है? ये क्या करा मैंने, एक्सपेंस कम कर, नाम किसका लिखो ऊपर? डेबिट। कितना हजार? ये मैंने एक्सपेंस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एक लंबी कहानी चलने वाली है, उम्मीद करूंगा आप लोग समझोगे भी। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक अकाउंट और था यार यहाँ, वो क्या था? परचेज खर्चा है, इसे भी कम करूँ आज? इसे कम करोगे तो इसे भी आज क्रेडिट करोगे टू कितने का? बोल रहा हूँ भैया आज क्या हो गए तुम? कम हो गए। कहाँ भेजे जाओगे? इसे ट्रेडिंग में भेजा जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट कितना लाख? एक्सपेंस। अब तुम बोलोगे भैया क्लोज लॉस कहाँ हुआ? फिर मैं कर रहा हूँ क्लोज। अब अभी तक क्लोज होता हुआ आपको नहीं दिखा ना। पहले इतनी बात समझ लो यार, इस कथा को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। समझने वालों के लिए, किसी को लग रहा होगा कि समय बर्बाद हो रहा है, मैं भी तो समय लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें आगे काम आएंगी। एक समझ बनेगी ना चीज़ों को लेकर।
तो हम यही कहानी पढ़ रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं भैया, बैलेंस नहीं करते। इसे क्या करते हैं हम, कैसे क्लोज करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग एंड, एक बार समझे, ये तमाम खर्चे हुए एक साल में आपके। आपने रेंट दिया 10,000 का, तो रेंट का अकाउंट खुला, रेंट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा। सैलरी दिया, सैलरी बढ़ा, खर्चा बढ़ा। वेजेस दिए, खर्चे बढ़े। परचेज दिए, खर्चे बढ़े। फिर आपने इन्हें किस में ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। अब आपने ये पहले रेंट बढ़ाया, कहा कि भैया रेंट तेरे ने हमको काट रहे हैं तो तेरे को कम कर रहे हैं, इसको कम करा तो क्रेडिट कर दिया, और इसके नाम से किसको डेबिट दिखाया? पीएनएल को डेबिट दिखा दिया। मतलब पहले भी एक्सपेंस था, आज भी है, बस रेंट के नाम से काट के पीएनएल में डाल दिया गया। इसको भी ऐसे ही पकड़ा, इसको भी क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया, और नाम पीएनएल का बढ़ा दिया। इसको भी क्रेडिट कर दिया, नाम पीएनएल का बढ़ा दिया। समझ आया? और याद रखना भैया, अगर अब देखो, समझ बनाओ, लेजर को देखना, जर्नल को देखना। पहले रेंट कितने से डेबिट हुआ? आज रेंट कितने से क्रेडिट हो गया? डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट है, इनकी कहानी खत्म, जीरो बैलेंस आ गया होगा इनका। 10 में से 10, कहानी खत्म, कोई बैलेंस नहीं बचेगा अब। समझ आ रहा है? क्लोज हो गए। अच्छा, किस में डाल के क्लोज किया फिर? यही तो बोल रहे थे प्लेन में डाल के क्लोज करेंगे। परचेज को किस में डाल के क्लोज किया? यही तो बोल रहे थे ट्रेडिंग या पीएनएल में डाल के क्लोज करेंगे। बना के दिखाऊं क्लोज हो गया? अगर एक लेजर ही बना के दिखा देते हैं। आज आपने लेजर सीखे ना। रेंट अकाउंट बना रहा हूं, जरा 2 बनाऊंगा बस। किसका अकाउंट बना रहा हूं? ये कौन सी साइड? क्रेडिट, ये डेबिट। जर्नल फोलियो पर्टिकुलर रेट को कुछ नहीं लिखूंगा, देखना। रेंट शुरू कहां से हुआ? यहां से, यही तो है। रेंट का खाता खुला कितने से? नाम किसका आएगा? 2। यही बात तो मैं कह रहा था, यहां से भी देख के पता चलना चाहिए अब कि रेंट खुला है आज 10,000 से, और जितने 10,000 से डेबिट हुआ था उतने 10,000 से कल के दिन क्रेडिट हो गया। 10,000 से क्या हो गया? कहां भेज के क्रेडिट हुआ? पीएनएल भेज के। तो देखो ना, 10,000 खत्म नहीं हो गए। तो ये कैसे बैलेंस हो सकता है? मैंने कहा था बैलेंस होता है जिसमें 2 बैलेंस शीट या बाय बैलेंस, इनका बैलेंस बचता ही नहीं है, क्लोज हो जाते हैं। कैसे क्लोज होते हैं? पीएनएल या ट्रेडिंग में डाल के, खाने खत्म। ये तो देखकर भी पता चल जाता है, यहां 10 से डेबिट था, यहां 10 से क्रेडिट हुआ, तो खत्म। और कैसे क्लोज हुआ? कहां बेच के? इसीलिए मैंने कहा था कि इनका बैलेंस नहीं बचेगा, ये क्लोज होंगे, बैलेंस थोड़ी हो रहे हैं। क्लोज होने का मतलब इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, कोई बैलेंस फैलेंस नहीं देखने को मिलेगा इसमें। आया? सेम एक और बना के देख लेना। मैं सिर्फ रेंट बना रहा हूं, आप सैलरी बना के देख लो। आप क्या बना के देख लो? परचेज बना के देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। आगे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक चीज और बनाऊंगा, एक और अकाउंट बना देता हूं जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिख रहा है यहाँ पे? देखना, ये भी ऐसा लेजर बनेगा। ये इसकी कौन सी साइड होगी? ये ऊपर वाले को ट्रेडिंग कहते हैं, नीचे वाले को। कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी हम फाइनल अकाउंट अलग से पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? बस मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए सामने रख रहा हूँ। एक स्टेटमेंट और लिखूंगा ना यहाँ पे, देखो तो जरा यार क्या बोल रहा हूँ मैं। आपने सारे खर्चे पीएनएल में डेबिट कर दिए ना। ये पीएनएल अकाउंट है, नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है? ट्रेडिंग। अच्छा देखना जरा, ये पीएनएल अकाउंट बनाओ। पीएनएल अकाउंट कितने से डेबिट है? तो पीएनएल नीचे वाला ही तो है, डेबिट साइड तो है, तो पीएनएल को 10 से डेबिट कर देते हैं। नाम किसका? रेंट। फिर क्या है ये? सैलरी चली जाएगी कितने से? फिर वेजेस कितने से? हो गया। और परचेज भी है क्या? परचेज ऊपर जाएगा ट्रेडिंग में ना, 2। ये देखो ना, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को डेबिट कर रहे हैं, परचेज नाम आएगा, लेकिन कितने लाख से? मेरी इतनी बात समझ में आई? पीएनएल और ट्रेडिंग के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो आपको यहां से समझ में आने लगे। क्या इतनी कहानी पूरी की पूरी खत्म हो गई? अच्छा एक बात देखना, यहाँ इसको रेफरेंस के लिए अपनी नोटबुक में अगर लिखा है तो वहां से देख लेना। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि पीएनएल क्या हुआ? डेबिट। पीएनएल क्या हुआ? डेबिट। पीएनएल क्या हुआ? पीएनएल। और यहां क्या डेबिट हुआ? ट्रेडिंग। तो मैं एक छोटी सी बात यहां पे लिख रहा हूं, देखो। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है पीएनएल अकाउंट। अगर कभी भी आपको पीएनएल डेबिट दिखेगा, क्या दिखेगा? तो मतलब वो एक्सपेंस के लिए हुआ है। सेम कहानी, सॉरी, ट्रेडिंग अगर डेबिट दिखेगा तो क्या हुआ है उसमें? एक्सपेंस। और अगर पीएनएल भी आपको डेबिट दिखेगा तो उस समय वो किसका काम कर रहा है?
ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की दोनों साइडें अलग अलग चीजें दिखा रही होती हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट कहीं किसी एंट्री में आपको डेबिट दिखेगा तो मतलब एक्सपेंस का काम कर रहा है। पीएनएल अकाउंट भी अगर कभी डेबिट दिखेगा तो किसका काम कर रहा है, ये देख लो ना, ट्रेडिंग और पीएनएल की डेबिट साइड में सिर्फ क्या लिखे गए हैं, एक्सपेंसेस। जनरल में भी अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले आपने, पीछे पन्ना पलटा के देखना, मेरे पास नहीं है। पीएनएल टू रेंट, तो क्या पीएनएल डेबिट हुआ, रेंट के लिए हुआ, खर्चा बन के उस समय। पीएनएल टू सैलरी, पीएनएल डेबिट हुआ मतलब क्या, सैलरी के लिए डेबिट। याद रखना कभी भी किसी भी जनरल एंट्री में, आज से कोई एमसीक्यू जब मैं लाऊंगा आप देखोगे, अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ है तो मानना कि उस समय क्या है, एक्सपेंस या लॉस। बात तो एक ही है ना, एक्सपेंस के साथ एक चीज और क्या चलता है, लॉस। और अगर क्या हुआ, वो क्रेडिट हुआ है, तो भैया अगर ट्रेडिंग और पीएनएल कभी क्रेडिट होंगे तो उस समय मान लेना क्या है, इनकम है। किसी जनरल एंट्री में अगर आपको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है तो मतलब वो इनकम है, किसी जनरल एंट्री में पीएनएल डेबिट दिख रहा है तो मतलब उस समय एक्सपेंस है। जनरल लगाते समय पता चलना चाहिए। आ गया। अब एक और बार आगे स्टार्ट करूं मैं। इनकम की बात तो बताई नहीं मैंने आपको, एक आध एग्जांपल इनकम अकाउंट के भी दे देता हूं, क्योंकि नॉमिनल में तो दोनों आते हैं। इनकम की दो बातें करेंगे बस। एक बात कर लेते हैं, कमीशन मिला आपको, क्या मिला, कमीशन रिसीव। कितने की मिलेगी कमीशन, बताना यार। कमीशन मिलेगी तो एंट्री क्या होगी, पहले कैश अकाउंट, कैश आएगा टू कमीशन अकाउंट। इनकम बढ़ रहा है, आई फॉर इनकम लिख लेना अपनी कॉपी में, AELIC। उतनी देर से लिखा रहा हूं पीछे, हल्का सा वीडियो को पीछे करके लिख लेना, मेरे पास रेफरेंस नहीं है। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कमीशन इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ। मान लो 20,000 की इनकम आ गई, कितने की, समझ आया। चलो एक और मान लेते हैं यार, इंटरेस्ट भी मिल गया तुम्हें, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिला है तो इनकम है ना। क्या एंट्री होगी, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इनकम बड़ी है, मान लेते हैं 40,000 का ब्याज ही मिल गया तुम्हें यार, आया। मान लेते हैं साथ साथ एक और चीज तुम्हें हो गया, सेल्स। क्या कर दिया तुमने, दिख रहा है यहां तक, हाँ। तो सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट टू कितना लाख। मजा आएगा जब हम चैप्टर जैसे जैसे कठिन होंगे ना तो पढ़ने में और मजा आएगा। ये बोरिंग चीजें लग रही है मेरे को तो बार बार, बस शुरुआत में इतना बेसिक सीख दो। जब मैं आगे चीजों को बढ़ाऊंगा, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो ये चीजें नहीं बताऊंगा ना यार, क्योंकि मैं समझा चुका। हर टीचर अलग अलग तरीके से बेस बनाते हुए बच्चों को चलता है। मेरा मानना है कि मेरे लिए चीजें काम आएंगी आगे, आपके लिए नहीं भी आएगी तो मेरे लिए आएंगी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कनेक्ट करना है। क्या इनकम बढ़ी तो क्रेडिट हुई, क्या इन्हें भी क्लोज करोगे। अभी पढ़ा था कैसे क्लोज करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट वाले को पीएनएल में भेज के। ये इनकम पहले बढ़ी ना कमीशन 20,000 से, आज इसको कम कर दूंगा, कमीशन के नाम को काटूंगा, कम होगा तो इनकम कम होती है डेबिट, कमीशन अकाउंट, इनकम क्या हो गई। और मैं बोलूंगा भैया आप रहोगे अभी भी इनकम, लेकिन कहां चले जाओगे, पीएनएल में चले जाओ। कितने हजार रुपए, ये इनकम क्या हुई, बढ़ गई। मतलब आपने कमीशन का नाम काट के पीएनएल का नाम, सारी इनकमों को भी पीएनएल में भेज देते हैं। मतलब एक बात मैं बोल रहा हूं, अगर लिखना होगा तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल। सब ट्रेडिंग और पीएनएल में डेबिट, सारे खर्चे पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे या ट्रेडिंग में डेबिट, सारी इनकम और गेन पीएनएल में क्रेडिट हो जाए। सबको लास्ट में नियम होता है, पूरे साल में जितने भी खर्चे आ रहे होंगे या जितनी भी क्या आ रहे होंगी, उन सभी को आखिर में किस में भेजना है, पीएनएल में। नियम है, डेबिट में भेज रहे हैं तो मतलब खर्चों को भेज रहे हैं, पीएनएल क्रेडिट कर रहे हैं तो मतलब इनकमों को भेज रहे हैं। ये देखो इनकमों को क्रेडिट में भेजेंगे, इसको पकड़ के भेज दें, इसको पकड़ो और भेज दो भैया। क्या नाम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम, कम हो गई इनकम कितने हजार से, 40,000 रुपए से, दिख रहा है। और लास्ट इसको कहां भेजते हैं, सेल्स को, ट्रेडिंग में। तो सेल्स डेबिट हो जाएगा, इनकम क्या कर दी, कम, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना, 5 लाख। बैलेंस तो लिख लेना है यार। इनकम बढ़ गई, आया। क्या ये क्लोज हो गए होंगे, हाँ भैया। पहले इनकम का अकाउंट, इनकम बढ़ी तो खुला और आज इतने से डेबिट हो गया। पहले क्रेडिट हुआ कमीशन इतने से, आज इतने से डेबिट हो गया, तो कहानी खत्म। क्रेडिट डेबिट आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये क्लोज हो गया होगा इसका बैलेंस।
तो P&L अगर क्रेडिट देखने को मिल रहा है, P&L क्रेडिट जब जब देखने को मिला तो वो सारे के सारे क्या हैं, इनकम है। क्या है उस समय, क्या इन सभी को P&L के क्रेडिट में भेज दूं? दो P&L क्रेडिट है 20,000 से, किस नाम से, बाई कमीशन। फिर P&L किस नाम से क्रेडिट है, बाई कितना, और सेल्स के नाम से ट्रेडिंग होगा ना भाई, कितना, मतलब अब तो इतनी देर से चीजें बताते बताते सारे खर्चों को पकड़ना है और कहां डेबिट कर देना है, ट्रेडिंग या। अगर कभी कोई पूछे, जनरल आ जाए क्वेश्चन में कि एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ, एक्सपेंसेस को क्लोज करने की, बता दोगे? कहां भेजे जा रहे हैं P&L के, तो P&L डेबिट टू एक्सपेंसेस, या ट्रेडिंग में भेजा रहा है ट्रेडिंग टू एक्सपेंसेस। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो P&L टू एक्सपेंस लगाना। इनकम को भी क्लोज कर सकते हो, हाँ इनकम पहले क्रेडिट होती है, क्लोज करना है तो आज P&L के क्रेडिट में भेजना होगा, इनकम टू, ये लिखे था इनकम टू P&L, P&L क्रेडिट कर दिया। अब नहीं आया तो कभी नहीं आया, इतनी चीजें बताने के बाद। तो अगर P&L, क्या P&L दोनों साइड अलग अलग चीजें दिखाते हैं, हाँ P&L डेबिट होगा तो खर्चे दिखाएगा, यहाँ देखो, अगर P&L क्रेडिट होगा तो इनकम दिखाएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा तो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा तो इनकम दिखाएगा। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? ये अलग अलग, इसको भी लिख लेना यार, कभी P&L डेबिट में और क्रेडिट में देखने को मिला तो वो बात होगी। आया? क्या इनमें से भी एक अकाउंट को तुम्हें क्लोज करके दिखा दूंगी कमीशन? अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो एक अकाउंट और तुम्हारे सामने बना दे रहा हूं जिसका नाम है कमीशन अकाउंट। कौन सा? देखो इस लेजर को ध्यान से, ये डेबिट साइड है और ये कमीशन कहाँ खुला, यहाँ खुला। कमीशन क्रेडिट है कितने हजार से, 20,000 से, नाम कैश का। फिर कमीशन डेबिट हो गया 20,000 से, नाम P&L का, क्लोज हो गई कहानी। भैया जब इनका बैलेंस बचेगा ही नहीं तो बताओ आगे को कहाँ से बढ़ाएंगे? सही तो कह रहा है किताब वाला कि इनको क्या कर दिया जाता है, कैसे कैसे क्लोज करते हैं, P&L में भेज कर। ठीक, इतनी कहानी आप सब समझ चुके हो और इतना समय मैंने नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने में आपको समझाया। उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें लिखोगे और यहाँ से समझोगे। ऐसे ऐसे MCQ निकाल ले जाएंगे हम बाद में जो बाकी लोग नहीं निकाल पाएंगे। एक बार इसको क्लोज कर दूं यार। देखो आपको वैसे कायदे से ट्रेडिंग अकाउंट अलग क्लोज होना चाहिए, P&L अलग क्लोज होना चाहिए। मैं एक ही साथ क्लोज कर दे रहा हूँ अभी आपको। फाइनल अकाउंट में समझेंगे 5,60,000 कितना आ रहा है, यही साइड बड़ी है तो इसको भी 5,60 लिख दूँ यहाँ। 2,10,000, 2,60,000, 3 लाख। तो जो आंसर बच रहा है 3 लाख माइनस करें कितना बच रहा है, 2 लाख। इसे कहेंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल जो आपका होगा उसमें नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कितने रुपए से, 2,60,000 रुपए से ये नेट प्रॉफिट जो होता है क्या हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसी को लेके एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। क्या जो कैपिटल थी, मान लेते हैं इस बंदे की कैपिटल पहले 10 लाख थी, कितनी थी, 10 लाख। इसमें 2,60,000 रुपए जोड़ा, अब कितनी हो गई, 12 लाख। क्या कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ने की वजह से कैपिटल अकाउंट 12,60 हो गया? इसे कहते हैं एडजस्ट होना। एडजस्ट मतलब आगे या पीछे हो जाना। जैसे किसी गाड़ी में बैठते हैं वहां जगह नहीं तो बोलते जरा एडजस्ट हो रहा, आगे पीछे हो जाओ भैया, जरा एडजस्ट हो जाओ, यही तो है मतलब। क्या आप मानोगे कि इस नेट प्रॉफिट की वजह से कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया? हाँ भैया बढ़ गया, उसमें जुड़ गया है। इसी को लेके एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। द कौन सा अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट होता है, इज एडजस्टेड, वो क्या होता है, एडजस्ट होता है, इज एडजस्टेड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। किसके लिए, मैं सही बोल रहा हूं, P&L अकाउंट के लिए इस कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट होना पड़ रहा है क्योंकि P&L का जो बैलेंस है वो कैपिटल में जुड़ जा रहा है। तो P&L अकाउंट की वजह से कैपिटल अकाउंट को क्या होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है। दैट इज नेट नॉमिनल अकाउंट, दैट इज नेट। बहुत जरूरी सवाल, क्या ट्रेडिंग और P&L को आप नॉमिनल अकाउंट कहोगे? हाँ लिख लेना, ट्रेडिंग P&L अकाउंट कैसा अकाउंट है, एक तरफ इनकम लिखी जा रही है, एक तरफ लिख भी लेना भैया कि यहाँ सारे खर्चे आते हैं डेबिट में और क्रेडिट में सारे, यही तो बोल रहा था यार, P&L के डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में सारे इनकम भेजे जाते हैं। और एक्सपेंस और इनकम को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्या मैंने यहाँ नॉमिनल अकाउंट को नेट कर दिया? भैया सारे इनकम में से एक्सपेंसेस को कर दिया,
माइनस इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो नेट नॉमिनल अकाउंट का रिजल्ट कितना आया। तो सवाल पूछ सकता है नेट नॉमिनल अकाउंट की वजह से कौन इफेक्ट होता है, कौन एडजस्ट होता है, कैपिटल एडजस्ट होता है। या नेट नॉमिनल अकाउंट मतलब ये पीएनएल ही तो है, पीएनएल ही तो नेट करता है नॉमिनल अकाउंट्स को, या पीएनएल की वजह से कौन एडजस्ट होता है, कैपिटल अकाउंट। लिखा है द कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड फॉर पीएनएल या फिर नेट, पीएनएल को ही तो नेट नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब होता है, साल के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है, किसी को दिक्कत, समझ आ गया ना, पक्का, ठीक। चलो नॉमिनल अकाउंट की पूरी कथा भी आपने पढ़ ली, इतना सारा का सारा हमारा हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चीज़ों को लेके और बढ़ता हूँ और फिर धीरे धीरे हम इसे ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। हाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात देखो, दो चीज़ें और मैं बनाई देता हूँ। जैसे एक लेजर बना, कुछ भी मान लेते हैं, कैश अकाउंट, दिख रहा है, ये क्लोज हुआ। इधर देखने को मिल रहा है बाई बैलेंस सीडी, दिखा। एक दूसरा अकाउंट बना देता हूं मैं, मोहन्स अकाउंट, दिखा, क्लोज करूं। इसमें बैलेंस इधर देखने को मिला, टू बैलेंस सीडी, देखा। इन्हें क्या कहते हैं, बैलेंसिंग, इसे क्या कहेंगे, बैलेंसिंग। शुरू में बता दी थी बात, लेकिन फिर भी सुन लो। ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, ये डेबिट, ये। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में दिख रहा है तो मतलब ये कौन सा बैलेंस है, दिख रहा है यहाँ पे, देखना वहां दिख रहा है, हाँ, ये डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ये शुरुआत में बता दिया था ना। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस फिगर दिख रहा है तो वो इस साइड का नहीं, इस साइड का डेबिट बैलेंस। तो याद रखना डेबिट बैलेंस इस साइड दिखते हैं, इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी हो गई थी इसलिए बैलेंस यहां बचा है। इस डेबिट बैलेंस का और क्या मतलब है कि डेबिट साइड इस साइड से, ये जो डेबिट साइड है वो इस साइड से इतने अमाउंट से बड़ी है। इसका उल्टा ये वाइस वर्सा। अगर इस साइड बैलेंस फिगर देखने को मिला है तो कौन सा बैलेंस है, इसका क्या मतलब हुआ, क्रेडिट साइड बड़ी हो गई है, या इसका मतलब कि क्रेडिट साइड इतने अमाउंट से बड़ी हो गई है। मेरी इतनी बात भी समझ में आ रही है, यहां तक मैं आपको कहानी ला गया हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आगे पहले और बढ़ा देता हूं, मेरे को भी बोरिंग लग रहा है ये इतना लंबा लंबा पढ़ाना। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट, ये पूरी की पूरी क्लास ना दोबारा रिकॉर्ड करी जा रही है, तो बीच में आपको जो फंबल देखने को मिला होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है दोबारा। ये 2 घंटे की क्लास पहले रिकॉर्ड करी गई, फिर अपलोड भी करी गई, फिर डिलीट करी गई, क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा सा लिख दिया था हमने, दिख ही नहीं रहा था वो क्या लिखा है करके, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। एक ही बात को बार बार बोलने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसी बैलेंसिंग से रिलेटेड एक बात छोटी सी और बताता हूँ। तो बैलेंस किसे कहते हैं समझ आ गया अभी, जिसमें टू बैलेंस सीडी, यहाँ बाई बैलेंस सीडी आए। किन अकाउंटों में कभी बैलेंसिंग नहीं मिलेगी, बताना जरा तुम। नॉमिनल अकाउंट में बैलेंसिंग नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगी उनकी कहानी, दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे। वो आ रहा है इतना। बैलेंसिंग को लेकर एक बात और बताते हैं कि कौन सा अकाउंट कैसा बैलेंस दिखाएगा, उसको लेकर बात कर रहे हैं। मैंने कहा था ए और दूसरा LI, AE बढ़ते हैं तो, घटते हैं तो। शॉर्ट्स में मैंने इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन वीडियो एक दिन डाला था, बढ़ते हैं तो डेबिट, ये लो, कोई बात तो नहीं। तो शॉर्ट्स में मैंने एक छोटा सा इसका एक वीडियो डाला था, उस दिन पूरी बात शॉर्ट्स में तो हो नहीं सकती थी, आज इस पर पूरी बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम का पेपर छपता है ना तो यहां से सवाल जरूर पूछता है, विच अकाउंट शोज विच बैलेंस, कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या कौन से अकाउंट का, हम इस पे ही अभी बात कर रहे हैं कि कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा या फिर कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर आप मेरे से इस पे बात करेंगे तो मैं सीधी बात बताऊं, AE बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, घटना छोड़ो, तो AE का हमेशा कैसा बैलेंस होगा, लिख लेना है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी आ जाएगा। एसेट, एक्सपेंस या लॉसेस अकाउंट विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। लॉसेस में लिखना, एक्सपेंस लिखना। LIC का बैलेंस कैसा होगा बोलेगा तो क्रेडिट बैलेंस, बस कहानी खत्म हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इवन मैं एक बात बताऊं, अगर ये तो मैं बोल रहा हूं ऐसा, इवन एक्सपेंस अकाउंट का तो कोई बैलेंस ही नहीं होगा,
यहाँ सिर्फ किसका बैलेंस होगा? एक्सपेंस का। कैसे? एक्सपेंस तो क्लोज हो जाते हैं, बैलेंस बचता ही नहीं। सीडी अभी भी बात बताइए। यहाँ भी एलआईसी में बैलेंस किसका होगा? सिर्फ लायबिलिटीज और कैपिटल का। इनकम का कोई बैलेंस, वो भी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल अगर पूछ दे कभी कि एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होगा, तो कौन सा होगा भाई? ये आ तो गया। एई अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, इन दोनों का डेबिट बैलेंस होगा। एलआईसी बढ़ते हैं तो क्रेडिट, इन दोनों का कैसा बैलेंस होगा? कुछ बात कर लें कुछ अकाउंटों पे, कुछ बात कर लेते हैं। चलो ध्यान सुनना। हाँ, कुछ लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा, लिख भी लेना है ना कॉपी में, कोई बोलेगा कैश, तो जैसे ही सवाल आएगा तो आपने पहले दिमाग लगाना है कि एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल। कैश एक एसेट होता है। कैश एक क्या है? आप बोलोगे एसेट होता है, और मैंने कहा एसेट का बैलेंस कैसा होगा? आप बोल दोगे डेबिट बैलेंस है, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत। अच्छा, मैं आपसे बोलूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारे नहीं लिखाऊंगा, लैंड एंड, तो ये क्या होगा? एसेट है, तो इसका भी कैसा बैलेंस होगा? जैसे ऐसे बाद में आते जाएंगे ना, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, हम याद रखना थोड़े दिनों में हम सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज बिल्कुल एमसीक्यू करेंगे, तभी जाके समझ बनेगी और ये हमारा पूरा का पूरा हो पाएगा। तब जरा सवाल लेते रहेंगे। चलो ऐसा ले लेते हैं, राम से डेबिट बैलेंस। अब बताओ जरा, ये बढ़िया है। राम का कौन सा बैलेंस है? और डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट। यहाँ राम का नाम कभी खर्चा थोड़ी हो सकता है, राम क्या होगा फिर? एसेट होगा। इससे पूछ सकता है कि राम क्या होगा, उल्टा सवाल पूछ लिया तो बोलोगे राम क्या है इस समय, मतलब इससे हमने पैसा लेना है देना है? लेना है। आ गया। ऐसे ही बोलेगा मोहन्स क्रेडिट बैलेंस, आ रहा है? तो भाई क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज, इनकम या कैपिटल का होता है। कैपिटल तो मतलब मालिक लिखता हो, तो यानी कि किसका बैलेंस है? लायबिलिटीज का। इस समय मोहन हमारे लिए क्या है? इसका मतलब हमने इसे पैसा, कुछ और बात कर लें, जैसे बात करते हैं रेंट पेड, रेंट, एक बात और कहते हैं वेजेस। रेंट और वेजेस आपने दिए हैं, तो जब अगर मैं कोई चीज देता हूं तो खर्चे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस समय एक्सपेंस की भूमिका में है। किसकी भूमिका में? एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? नाम दे। अच्छा, अगर उल्टा आ जाता है इसी का, रेंट रिसीव्ड बोल देता भाई, तो रेंट अगर मिल रहा है तो क्या है? तो रेंट एक्सपेंस भी होता है और मिल रहा है तो इनकम है, और इनकम है तो कौन सा बैलेंस होगा? लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ आ गया कि रेंट अकाउंट विल ऑलवेज शो, सॉरी रेंट अकाउंट बैलेंस इज, रेंट अकाउंट कैसा होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, मतलब जो भी सवाल पूछा। तो अगर रेंट, कोई वाला नहीं पूछा, रेंट अकाउंट का कैसा बैलेंस होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ऐसा पूछा। तो अगर ऐसी बात करोगे तो अब इस समय यार तुम्हारा दिमाग घूमेगा, तो एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। तो इस समय बाय डिफॉल्ट उसे एक्सपेंस मान के चलना है। क्या मान के चलना है? वेजेस के बारे में भी कुछ नहीं बताया तो क्या मान के चलना है? एक्सपेंस। लेकिन अगर दे दिया क्रेडिट बैलेंस, कल के दिन काम आएगा, तो ये आ गया। अच्छा, अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल दूं तो यार मिल रहा है, मिल रहा है तो जो भी क्या होगा? कौन सा बैलेंस? वैसे कायदे से इनके बैलेंस नहीं होते, मैंने कहा था। अगर सवाल आ गया रेंट अकाउंट बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नो बैलेंस, समझ आ गया? या एक ऑप्शन आएगा नन ऑफ द, नो बैलेंस। मैंने बताया नहीं कि सारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट पीएनएल में जाके कहानी खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाते हैं, उनका कोई बैलेंस। तो अब वो एग्जामिनर जैसे सवाल पूछ, जैसा उसका मूड हो उस दिन मूड है कि भैया पूछना है कि नो बैलेंस, तो पूछे। पूछना है कि अगर कौन सा बैलेंस होता है डेबिट क्रेडिट, तो भैया फिर आपको पता ही है। आ गया? तो पता चल जाएगा। पहले क्या देखेंगे? एसेट है। यहाँ आपको बस कुछ नहीं करना है, इनके नाम को देखना है, याद समझना है यार, एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल, और लगा देना है। अच्छा, कुछ बात, कैपिटल का अकाउंट बताना जरा। ये तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना। इतना भी आ गया, सब आ गया होगा। अब क्या लिखा हूं इसमें? तो यहां तक हम कहानी को पहुंचा चुके हैं। अच्छा, 4 नाम और लिखता हूं। जब हमने शुरुआत में एक अकाउंटिंग प्रोसेस का वीडियो है, उसमें मैं 2-4 चीजें आपको बता चुका था, उनकी फिर से मैं बात यहां पे कर देता हूं। देखो, अगर कभी कोई अक्रूड इनकम आ गया, क्या आ गया? अब इनकम यहां पे ना लिख के ना, चलो अक्रूड इनकम, एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं अक्रूड कमीशन। क्या आ गया? अक्रूड। वैसे अक्रूड इनकम होती है, लेकिन अक्रूड कमीशन, इसका बैलेंस बताओ। यहां बोल दे अनअर्न्ड इनकम, किसकी बात कर दे? अनअर्न्ड इनकम में भी क्या बोल दे? अनअर्न्ड। ये एग्जांपल, इसे ऐसे पढ़ो, या तो अक्रूड इनकम पढ़ लो, या पढ़ लो अक्रूड कमीशन, अक्रूड रेंट, अक्रूड इंटरेस्ट, किसी के नाम के आगे भी अक्रूड लग दिया या अनअर्न्ड लग गया। आ गया? इसका उल्टा आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहले ये लिखता हूं यार,
एग्जाम्पल क्यों लिख गया पहले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या वेजेस, समझ आ रहा है? इसको कैसे पढ़ेंगे, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ लो एग्जाम्पल के रूप में, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तमाम चीजें। ऐसे एक होता है प्रीपेड, होता नहीं होता, प्रीपेड वेजेस ही बोल देते हैं, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड रेंट जो भी है, वहां पढ़ाया गया था। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट, ऐसा पैसा जो कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो कल के दिन मिलने वाला है, तो एसेट हुआ करता था, ऐसे ही तो समझाया था वहां, एसेट। तो इसका कैसा बैलेंस होगा, यह है भैया एसेट का डेबिट बैलेंस। अब आ गया अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही मिल गया, पहले ही मिल गया तो लायबिलिटी होता था, कल के दिन चुकाना पड़ेगा सर्विस देके, याद है? तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। कुछ भी पूछ ले भाई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अभी नहीं दिए तो क्या होंगे, लायबिलिटी होंगे, और अगर लायबिलिटी होंगे तो कैसा बैलेंस होगा इसका। अगला प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगर पहले ही मैंने खर्चे दे दिए, अगर आपने पहले ही खर्चे दे दिए तो कल के दिन कुछ ना कुछ मिलेगा, तो क्या होते थे, एसेट होते, तो कैसा बैलेंस। अभी भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, मैं समझ रहा, जितने होते हैं तो करोड़ हो जाएंगे, सबका नाम थोड़ी लिखते रहूंगा यहाँ, मेरा काम समझ बनाना है, वो मैं समझ बना चुका हूं आपको। आ गया, ठीक है भैया। एक छोटी सी बात, 2-4 नामों को लेके और कर देता हूं मैं यहाँ पे और बताता हूं। देखो कभी कहानी मानो फंस गई तो कैसे उस कहानी से निकला जाए, फिर भी ऐसा सवाल आ गया कि नहीं हो पा रहा इससे, ऐसा होता है कभी कभी। मैंने कहा कि जब बढ़ते हैं तो एसेट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, एलआईसी का क्रेडिट बैलेंस होगा। मैं नाम लिख रहा हूं कुछ, एक का नाम मैंने बोल दिया ड्राइंग्स, क्या बोल दिया। अच्छा इससे पहले एक आध नाम और बताओ तो, परचेज, या परचेज का कैसे बैलेंस होगा, परचेज क्या होता है तो कैसा बैलेंस होगा, सेल्स क्या होता है कैसा बैलेंस होगा। आ गया। कुछ ऐसे नाम जो एई एलआईसी से नहीं बन पाएंगे तो कैसे होंगे, ड्राइंग्स। वैसे एई एलआईसी से सब बन सकते हैं, बनाना आना चाहिए, नहीं बनेंगे तो मैं बताता हूं। ड्राइंग्स के बाद एक नाम ले लेता हूं परचेज रिटर्न, क्या, अगला नाम लेता हूं सेल्स। अब यार ड्राइंग तो क्या है उसकी बात तो अलग है ना। ड्राइंग का मतलब होता है कैपिटल का कम होना, पढ़ा था मैंने वहां, इससे जनरल एंट्री होती थी कुछ ड्राइंग की, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में क्या होती थी। परचेज रिटर्न का मतलब होता था एक्सपेंस का, ये एक्सपेंस ही है, ये एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस का कम होना है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता था इनकम का। अब मैंने तो बात लिखी कि जब एसेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, इनका बैलेंस कैसे बताओगे। आ गया। तो अगर आप समझना चाहते हो, अगर समझते हो तो ऑपोजिट नियम ही लगाएंगे यार। एलआईसी अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो क्या होता है। तो ड्राइंग का मतलब कैपिटल घटना है तो ड्राइंग का बैलेंस कौन सा होगा, यही तो नियम लगेगा, उल्टा वाला। आ रहा है। अगला परचेज रिटर्न, एक्सपेंस का कम होना, एई बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है। अगला सेल्स रिटर्न, इनकम बढ़ती है तो एलआईसी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटते हैं तो इसका बैलेंस भी क्या होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो, समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं करना इस तरीके से, आप बोल रहे हैं भैया हम तो यही मानेंगे कि एसेट एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है और एलआईसी का बैलेंस, ये एसेट, ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल होना मतलब सीधे क्रेडिट बैलेंस, परचेस खर्चा है सीधा डेबिट बैलेंस, सेल्स इनकम है सीधा क्रेडिट बैलेंस। ये कैपिटल कम होना है, ये एक्सपेंस कम होना है, या तो कम वाले रूल लगा दो। अगर आप चाहते हो ये रूल ना लगाओ, आप मान लो कि चाहते हो कि ये रूल ना लगाओ, क्या भैया कोई और तरीका है। एक और तरीका है, याद करोगे ये चीजें जनरल एंट्री में कहाँ आती थी, बस जहां ये जनरल एंट्री में आती थी वही इसका बैलेंस होगा। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब कैपिटल कम होना। अब यहां पे लिख ही देता हूं यार, ड्राइंग का मतलब कैपिटल, तो ड्राइंग्स की एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट टू। अगर आप पैसा ले गए हो तो कैश, सामान ले गए तो गुड्स ले गए तो ड्राइंग क्या हो रहा है, यहां डेबिट हो रहा है, तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होगा। किसी चीज के बारे में, इसके अलावा किसी चीज के बारे में नहीं पता चल रहा कि वो कहां आते हैं, तो जनरल एंट्री में जहां आते तो वही उसका बैलेंस होगा। कहानी खत्म कर देना। जहां वो किस में आते थे, जनरल एंट्री में, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, ड्राइंग के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट
आ रहा है? आपको पता है परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट लिखता था, टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखते थे, क्रेडिट लिखते थे ना, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? याद होगा, परचेज हमेशा डेबिट करो, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट करो, कहा था? सेल रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती थी, सेल रिटर्न हमेशा क्या होता था? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखा करते थे हम, याद है? ये परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, इसके साथ नहीं आए, अलग है। तो ये तो हमेशा डेबिट हुआ करता, तो इसका बैलेंस डेबिट। अगर किसी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा तो कैसा बैलेंस होगा? जो रेंट बोल दिया, रेंट, तो मैंने कहा था रेंट अगर कुछ नहीं होगा तो एक्सपेंस होगा, रेंट की एंट्री करो, रेंट टू कैश, रेंट क्या आ रहा है? डेबिट, डेबिट बैलेंस आ रहा है। जनरल एंट्री से भी पता चल जाएगी कैसे कैसे होता है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में। अच्छा, एक अच्छा सवाल पूछ लूँ, बताओ जरा, पीएनएल का कैसा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? दोनों ही होगा, लिखा नहीं था? अच्छा, वो अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ते पढ़ते। पीएनएल एक बार नेट प्रॉफिट आया था, एक बार वो नेट लॉस भी आता है, कुछ कुछ चीज़ें दोनों बैलेंस भी दिखाते हैं, कल के दिन पढ़ लेंगे कि उसके दोनों बैलेंस का नाम क्या होता है करके। सवाल अभी तक ऐसा आएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इतना समझा चुका हूँ। तो जो शुरुआत में सेक्शन लिखा था उसमें पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? लेजर कैसे बनते हैं, पढ़ लिए? उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद हमने कहा था हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, पढ़ लिया? उसके बाद हमने बात करी थी एडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो भैया एक एक करके एडवांटेजेस यहाँ बोर्ड में साइड में लग जाएंगे, मैं एडवांटेजेस को बोल दे रहा हूँ बस, ये जरूरी सेक्शन है, सवाल यहाँ से फंसते हैं एमसीक्यू वाले, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो तो फटाफट एक एक करके मैं सारे के सारे, आपके यहाँ बगल में स्लाइड देखने को मिलेगी, प्लीज़ इनको पढ़ लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। स्टार्ट करूँ एडवांटेजेस? तो पहला एडवांटेज क्या बोलता है देखो, ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेजेस इन द बुक, ये तो लिखा भी दिया हमने, ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेजेस इन द बुक। लेजर के बुक में सभी अकाउंट का एक सेपरेट पेज खुलता है, हर एक सेपरेट पेज में एक अकाउंट बनता है। Hence all the transactions pertaining to an account, जितने भी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट से रिलेटेड होंगे, आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर, सारे के सारे एक प्लेस पे कलेक्ट हो जाएंगे। एज सच बाय लुकिंग एट द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट, आप उस अकाउंट के बैलेंस को देखकर ही वन कैन अंडरस्टैंड द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप सारा का सारा पता कर सकते हैं, समझ आ गया? ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। दूसरा एडवांटेज क्या होगा देखो, अच्छा एक बात बताओ, लेजर बनाने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लेजर में देख के हम बैलेंस बता सकते हैं, किसी को कितना पैसा देना है पता है, किसी से कितना पैसा लेना है पता है, साल में कितने का सामान खरीदा परचेज अकाउंट देख के पता है, साल में कितने की सेल हुई सेल अकाउंट का बैलेंस देख के, आज हमारे पास कितना कैश बचा है कैश अकाउंट देख के, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग है लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब सभी का बैलेंस पता चल जाएगा। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, पढ़ो। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टाइप की अगर जानकारी चाहते हो, कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर, वो आसानी से हम लेजर से मिल सकती है हमें। बोल रहा पहला, हाउ मच अमाउंट ईच कस्टमर ओज टू द फर्म, कस्टमर जिसे हम सामान बेचते हैं, हर एक कस्टमर ने फर्म को कितना पैसा देना है पता चल जाएगा, उसके नाम का अकाउंट देख लो। हाउ मच अमाउंट द फर्म ओज टू द क्रेडिटर, कितना हमने अपने क्रेडिटर को देना है, उस क्रेडिटर का नाम देखो, अकाउंट का बैलेंस पता चल जाएगा अभी। नेक्स्ट, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, पता चल जाएगा, कितना परचेज है कितना सेल है पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम्स, हर आइटम के नाम पे कितना पैसा साल में दिया है कितना पैसा मिला है वो भी, जैसे साल में हमने कितना रेंट दिया है पता चल जाएगा, कितना कमीशन मिली है वो भी पता चल जाएगा, कितना ब्याज मिला है वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल, बिजनेस के पास आज कितने के एसेट्स हैं कितने कैपिटल है वो भी पता। ये तो खाली बेकार, मैंने कहा था ना लेजर बनाना सीख जाओगे तो चीज़ें आसान, सब पता नहीं चल जाएगा बैलेंस देख के। नेक्स्ट, थर्ड, अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस, बिल्कुल इसके बाद अगला लेक्चर आपको ट्रायल बैलेंस पे मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम ना जो बैलेंसिंग फिगर नहीं है लेजर्स के, वही ट्रायल बैलेंस पे कॉपी करते हैं, तो यार बिल्कुल ट्रायल बैलेंस बच सकेगा लेजर के बैलेंसेस से। अगला बोल रहा है कि जो हमने फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा अभी, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, वो भी लेजर के बैलेंसेस है। तो लेजर बैलेंसेस से हम क्या क्या बना सकते हैं, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं यहाँ पे। लेजर के बैलेंसेस से, इन्हीं बैलेंसेस को आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, इसी से ट्रायल बैलेंस बनता है, इसी से क्या बनता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इसी से क्या बनता है बैलेंस शीट। नॉमिनल अकाउंट वाले ट्रेडिंग पीएनएल में चले जाते हैं, लिख भी लेना, पहले भी तो लिखा चुका हूं शायद मैं। नॉमिनल अकाउंट वाले यहां चले जाते हैं, यहां पर्सनल और, तो ये तीनों चीजें ट्रायल बैलेंस इसी की लेजर के बैलेंस से तो बनती है। तो लेजर से ये बन सकता है ये बन सकता है, ये लिखे हैं आखिरी 3 पॉइंट।
चौथा ये लिखा है अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बन सकता है। पांचवा अ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। समझ आ गया? 5 एडवांटेज पढ़े। पहला वही कि एक ही लेजर में देख के सारे के सारे वो ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक ही उसमें देख के ही उसके पूरा का पूरा नेट इफेक्ट बता सकते हो। दूसरा बताया कि परचेज सेल ये वो तमाम चीज़ें। तीसरा बताया कि इससे क्या बनता है और बैलेंस शीट। इतना आ गया, ठीक है भैया। डेफिनेशन लास्ट में दी जाएगी लेजर की, ठीक, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि डेफिनेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछे जाते हैं करके, ठीक है ना। बेकार है, डेफिनेशन क्या होगी लेजर की बताना। जरा आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिफरेंस पढ़ रहे हैं किसके बीच? बुक्स ऑफ, किसे कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल को, वर्सेस लेजर। समझ आ गया? इनके बीच हम डिफरेंस करने वाले हैं और आप लोगों को सुनना होगा, स्लाइड लगाई जाएगी बगल में। हाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है? लेजर है। स्टार्ट करें? पहला दूसरी बार रिकॉर्ड करा जा रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। स्टार्ट करूं, कुछ बातें करूं उस पर? देखो, इसको ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है। बगल में लगा होगा, पूरा लिख भी लेना और पढ़ भी लेना। मैं तो शॉर्ट में ही नोट्स बनाऊंगा। और इसे कहा जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। इतना भी आपको समझ में आ गया? इसको क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ, इसको क्या जाता है? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं इसको, अगर आप मेरे से बात करोगे कि इसको, तो देखो, इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन यही लिखा जाता है, प्राइमरीली स्टेज में सबसे पहली बार यही लिखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये लिखा गया होगा वहां पे। इसको कहा जाता है बुक्स ऑफ, एक ट्रांजैक्शन देखो सबसे पहले वो या तो जर्नल में, आपने किसी भी ट्रांजैक्शन या तो जर्नल में लिखा होगा या सब्सिडी बुक में, वहां से पोस्टिंग करी होगी। पोस्टिंग ही तो कहते हैं। पोस्टिंग किस में करी होगी? लेजर में। आ गया ना समझ में? तो लेजर में जब आपने पोस्टिंग करी होगी तो इसके बाद देखो जो दोनों पहलू थे वो लेजर में लिखे होंगे। इसके बाद ये फाइनल बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड, इसलिए इसको कहा गया बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। शुरुआत में दोनों के दोनों एस्पेक्ट जर्नल में चढ़े, वो दोनों के दोनों वहां से कहां पोस्ट हो गए? लेजर में। इसके बाद तो ट्रायल बैलेंस बनेगा ना। ट्रायल बैलेंस में तो लेजर का बैलेंस लिखा जाएगा। क्या ट्रायल बैलेंस में हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा? हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आखिरी बार लेजर में ही चढ़ाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहा गया? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। उम्मीद कर रहा हूं कि पहला आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड देखो, इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। समझ में आया? और इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है एनालिटिकल ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें आपने देखा होगा जर्नल में जब हम करते तो डेट वाइज करते थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज तो इसमें भी करते हैं। लेकिन क्या जर्नल में देखते ही आप कैश का बैलेंस बता दोगे? क्या जर्नल में देखते ही फर्नीचर का बैलेंस? नहीं भैया, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे। इसमें हम ट्रांजैक्शन को ऐसे दिखा रहे हैं कि बैलेंसिंग करके नेट इफेक्ट निकाल, देखते ही हम बैलेंस बता सकते हैं ना। इसे कहते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। कुछ ना कुछ एनालिसिस कर पाए ना, देखते ही बता दिया कि भैया कैश का बैलेंस कितना है। एनालाइज ही तो करा, ऐसे वे में लिखा कि नेट इफेक्ट जब निकाला तो एनालाइज हो गया, एकदम से निकल गया, इसलिए इसे एनालिटिकल ऑर्डर। सवाल पूछ सकता है, 4 स्टेटमेंट दे देगा लेजर से, बोलेगा इनमें से। अब तो यूके SSC ऐसे ही पेपर बनाने लग गया। बाकी जब आप पटवारी अटवारी के पेपर देखो ग्रुप सी वाले, तो और भी तगड़े पेपर होते हैं। स्टेटमेंट वाले ही बना रहा है। मैं तो चाहता हूँ स्टेटमेंट वाले बनाए। क्या लेजर को लेके ये बात सही है कि इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है? क्या लेजर को लेके ये बात भी सही है कि इसको एनालिटिकल ऑर्डर में का मतलब है? ठीक है भैया। थर्ड, आगे बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये भी समझ गए। बाकी स्क्रीन पे लगा होगा, पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार। थर्ड अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे फुल डिटेल मिलती है आपको एक ट्रांजैक्शन की। फुल डिटेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और यहाँ पे फुल डिटेल नहीं मिलती है, आप पूरा लिखना है। फुल डिटेल मतलब देखा होगा जर्नल में दोनों एस्पेक्ट, डेबिट वाला भी लिखा होगा
क्रेडिट वाला भी, नीचे से नरेशन भी होगा कि किस चीज़ की जर्नल एंट्री है। लेजर में तो एक ही एस्पेक्ट दिखेगा शायद, या तो 2 या बाई, तो लेजर में एक ही एस्पेक्ट दिखता है, दोनों भी नहीं दिखते। नरेशन तो भूल ही जाओ। तो कंप्लीट डिटेल देखनी है तो कहाँ देखना पड़ेगा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। लेजर में कंप्लीट रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये भी अच्छा, सेकंड फोर्थ पॉइंट तो आप बता ही दोगे। ठीक है, इसकी वजह से, हाँ, मैं इसको किस तरीके से लिखूं भैया, इन्होंने कैसे लिखा है, पूरा ही लिखना पड़ेगा यार। फाइनल अकाउंट्स की बात करोगे, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं बनाए जा सकते हैं, प्रिपेयर्ड विद बुक्स ऑफ ओरिजिनल। भैया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से फाइनल अकाउंट नहीं बनते। फाइनल अकाउंट किसकी मदद से बनते हैं? लेजर। फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, यार ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो होते हैं ना, उसमें सिर्फ बैलेंसेस डाले जाते हैं, और बैलेंसेस तो लेजर ही तो बताएंगे, लेजर के बैलेंसेस से बनता हो। यहाँ तो कोई बैलेंस निकलता ही नहीं, यहाँ तो पूरी जर्नल एंट्री होती है। तो इसकी मदद से फाइनल अकाउंट नहीं बन सकते, इसकी मदद से फाइनल अकाउंट बन सकते हैं। 4 पॉइंट मैं आपको करा चुका हूँ। आ गया 5वां, ये ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स होते हैं। इसकी बात करोगे किसी चीज़ के लिए, ये ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां देखना जरा, 5वां पॉइंट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल कहा गया। ऑथेंटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि पहली बार पूरी कंप्लीट एंट्री इसमें लिखी गई है, ओरिजिनली सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए ऑथेंटिक भी और रिलायबल भी, भरोसा कर सकते हैं। यहां तो एक ही पहलू देखने को मिलेगा, उसमें भी नरेशन, और वो भी कहां से बनाया गया? वो भी जर्नल की मदद से बनाया गया। मतलब अगर जर्नल गलत होती तो गलत है ही है। तो ये ज्यादा ना ऑथेंटिक है ना कहीं फंस गए मामला, तो यहां से आके देखना कल के दिन। कितने पॉइंट हो गए? 5। हाँ ठीक है, छठे की बात कर लेते हैं। इनको पहले मिटा देता हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसलिए इनको मिटा देते हैं। आप लोगों ने अभी तक समझ चुके होंगे। ठीक, सिक्स्थ में आ जा रहा हूँ मैं। छठा देखना जरा क्या है। हाँ, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल में जो प्रोसेस होती है चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, और यहां भी लिख देता हूं, लेजर में भी जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ, याद रखना यार, ये बात तो लिखाना ही भूल गया मैं। लेजर में जर्नल और सब्सिडरी बुक से चीज़ों को खींच के लाकर लिखने में, लेजर में, इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो लेजर में जो प्रोसेस होती है जिससे हम चीज़ों को लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। वो प्रोसेस जिससे रिकॉर्डिंग होती है लेजर में, उसे पोस्टिंग कहते हैं। यहां तो तुम पता होगा जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में चीज़ों को लिखने को, इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। 6 पॉइंट हो गए। 7th, यहां लेजर फोलियो होता है, यहां जर्नल फोलियो आपको देखने को मिलता है। आखिरी बताऊं? हाँ, ये एक्यूरेसी कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जर्नल आपने सही किए नहीं किए, इसकी एक्यूरेसी पता करने वाला कोई भी टूल, इसकी एक्यूरेसी पता करने वाला टूल है भैया। एक्यूरेसी कैन बी डिटेक्टेड, एक्यूरेसी कैन बी डिटेक्टेड, इसकी एक्यूरेसी आप डिटेक्ट कर सकते हो। किसकी मदद से? बाय वे ऑफ, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो ऐसा मानते हैं कि लेजर सही बने लगभग, क्योंकि वो लेजर के बैलेंसेस से बनता है। तो इसकी एक्यूरेसी हम नहीं पता लगा सकते, उसकी एक्यूरेसी हम पता लगा सकते हैं। तो डिस्टिंक्शन भी हमने कर लिया। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, बस ख़त्म होने को है हमारी ये कहानी। इस पूरी की पूरी कहानी को ख़त्म होने से पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैं बताना भूल गया शायद शुरुआत में बताई जानी चाहिए कायदे से बात, लेकिन फिर भी एक बार बात इस पर कर लेते हैं। तो क्या बता रहा हूँ मैं, उसको बताता हूँ एक बार। हाँ, आप जानते हो कि यार, या तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? जर्नल। यहां क्या बनाते हैं?
सब्सिडियरी बुक्स पढ़ेंगे अभी हम। सब्सिडियरी बुक्स, अगर आपकी छोटी फर्म है तो सब चीज़ का जर्नल कर दो, लेकिन अगर आपकी फर्म बहुत बड़ी फर्म है, मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपकी जो फर्म है वो बहुत ही बड़ी फर्म आपको देखने को नजर आ रही है, तो अगर हर चीज़ का जर्नल बनाओगे तो बहुत बल्कि हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, पहले क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, और साथ में जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में नहीं आते उसको किस में कर देते हैं, जर्नल में। तो या तो आप जर्नल बना रहे होगे या सब्सिडरी बुक और जर्नल दोनों बना रहे होगे। आ गया समझ में? अब जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा करते हैं। ये जो आपके सामने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यहां से चीजों को लाकर किस में लिखा जाता है, इन्हीं सारे ट्रांजैक्शन को लेजर में करा जाता है, और ये जो लेजर में हम लिख रहे हैं इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। तो अगर मैं एक बार सम अप करूं तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं इन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। इनसे चीज़ों को लेजर में लिखने को ही पोस्टिंग कहते हैं। क्या आप पोस्टिंग समझ गए क्या होता है? तो ये सवाल है कि सबसे चिरकुट सवाल जो पूछा जाता है वो यही है कि भैया जर्नल और सब्सिडरी बुक से चीज़ों को लेजर में लिखने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे पोस्टिंग कहते हैं। इतना हो गया ना, आगे बढ़ाएं? तो फिर इतना होने के बाद अगर हम फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं तो लास्ट चीज एक ICAI मॉड्यूल में ना, जब आप स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, लेजर को, तो ICAI मॉड्यूल एक छोटी सी बात कर रहा है, उसका डायग्राम यहाँ पे लगा दिया जाएगा, मैं उसको आपको समझा देता हूँ और इस पूरी कहानी को हम खत्म करना स्टार्ट करते हैं। देखो उन्होंने इस डायग्राम में बीच में लिख रखा है लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक, नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। और ऐसे करके डायग्राम बनाने के बाद ऐसे करके चार चीजें यहां पे लिखी गई हैं उस डायग्राम में। ये चार की चार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और जहां पे एक्सप्लेन करूंगा वहां पे मार्क कर दूंगा। यहां देखो, तो पहला इन्होंने क्या लिखा, ICAI मॉड्यूल ने क्या लिख रखा है, लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को क्या कहा जाता है, पढ़ चुके हो? हाँ पढ़ चुके हैं डिफरेंस में। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, यहां वाला समझा रहा हूं। यहां लिखता है सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाते हैं बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है बताओ? नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। हम पढ़ के आ चुके हैं जो ICAI मॉड्यूल बोल रहा है, समझाने के लिए है ना। दूसरी तरफ रिमेनिंग आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। बचे हुए बैलेंसेस को अगले साल को बढ़ा देते हैं। किस किस को बढ़ाते हो अगले साल को, पर्सनल अकाउंट या ये कहां शो होते हैं, बैलेंस शीट में। आ गया? ये वही बात है, एसेट के अकाउंट हो गया, लायबिलिटीज के अकाउंट और कैपिटल। ये किस किस के अकाउंट है, एसेट्स के और क्या पढ़ के आए हैं हम, ये पढ़ के आए हैं पीछे। नेक्स्ट सही बोल रहा है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल्स इन द अकाउंट्स। लेजर वो प्रोसेस है जिससे जर्नल से चीजों को ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज फाउंड आउट एज द बैलेंस। बोला कि डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होता है उसे डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, बोल रहा है बैलेंस। ये चौथी चीज भी सही है, समझ आ गया। तीसरा ये पढ़ा है, चौथा ये पढ़ा है, सारी कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या क्या बोल रहा था करके ICAI मॉड्यूल ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंट्स। बताना जरा क्या लिखोगे इसका आंसर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, वो प्रोसेस जिससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन द, वो प्रोसेस जिससे जर्नल एंट्रीज को अकाउंट्स में ट्रांसफर करा जाता है, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, पोस्टिंग कहा जाता है। समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि वो प्रोसेस जिससे जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग। लास्ट में अपनी बात को खत्म करने से पहले बताऊंगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेजर की डेफिनेशन भी आपको दूंगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लेजर की डेफिनेशन कुछ ऐसी खास होती ही नहीं है ही नहीं, तो क्या बताऊं, और उससे सवाल भी आने का नहीं है। अगर आपको जर्नल डेफिनेशन मेरे से पूछेंगे तो आपने जर्नल लेजर बनाया ना, क्या हुआ था लेजर में, जितने भी सेम तरीके के जर्नल में ट्रांजैक्शन थे, जैसे एक हेड के थे कैश के, वो सारे के सारे क्लब हो गए थे एक ही अकाउंट के अंदर। तो यही तो इसकी डेफिनेशन है, समझ आ गया ना। लेजर की अगर डेफिनेशन बोलोगे, इट इज द काइंड ऑफ अकाउंट इन विच ऑल द सिमिलर ट्रांजैक्शन, जितने भी क्या हैं
सिमिलर ट्रांजेक्शन जैसे कि कैश के आर क्लब्ड टुगेदर, वो सारे के सारे क्लब करे जाते हैं अंडर वन हेड, एक सिंगल हेड के अंदर आ गया। एंड देयरफॉर द नेट डिफरेंस, उनका क्या निकाला जाता है, नेट डिफरेंस इज एसर्टेन्ड एज द बैलेंस, उसे बैलेंस के तौर पे निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ एक दो डेफिनेशन जो है लेजर की वो लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप उनको देख लेना। जब मैं आगे से भाषणबाजी कर रहा हूँ तब पीछे से एक आध लेजर की डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। वो जो तमाम डेफिनेशन होंगी उसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, यहाँ से कोई सवाल आने की गुंजाइश बनती नहीं है। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं धीरे धीरे फिर ट्रायल बैलेंस की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।